चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए अपन कर रहे हैं 360 डिग्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हमारी टेस्ट सीरीज है 36 नंबर की, 36 नंबर की जो है टेस्ट सीरीज है। अभी तक 35 टेस्ट सीरीज पूरी कर चुके हैं और रिवीजन के लिए जो है अपन क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, समय जाया न करते हुए अपनी जो है हम क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन देखते हैं और रिवीजन करते हैं। बस लगातार चलते रहिएगा और संघर्ष करते रहिएगा। कि कहते हैं कि ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं, जीवन एक संग्राम नहीं। तो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, जीवन एक संग्राम है। हमेशा जो है लड़ाई चलते रहने चाहिए, चाहे वो पेपर के लिए हो या ईमानदारी के लिए हो या सत्य की जीत के लिए हो, तो हमेशा लड़ाई जारी रहेगी। तो चलेंगे और क्या कहेंगे कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। आप बहुत तेज नहीं चल सकते, मकसद के प्रति अग्रसर रहिएगा हमेशा ही, और भले ही धीरे धीरे सही। कहते हैं कि दौड़ नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दो, रेंग नहीं सकते तो फिर मतलब उठना शुरू कर दो उस दिशा में, और वो भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे काम चलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, आप जो है चलिएगा। कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। आखिर अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। जब तक ये लगातार संघर्ष चलेगा तो एक न एक दिन मंजिल झुक जाएगी। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे पास। जानकारी के लिए बता दूं, टोटल कितने प्रश्न देखेंगे हम, जो है 50 प्रश्न देखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ में गारंटी है 10 से ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चन क्या होंगे, कवर होंगे। बस आप जो है लगातार ध्यान से देखते रहिएगा। और यह जो है पूरे के पूरे एमपीपीएससी के जो प्रीलिम्स है 26 अप्रैल का होने वाला है, उस दिन आपको एहसास होगा कि हमने क्या किया है, और लगातार जुड़े हुए हैं तब भी आपको पता ही होगा। साथ ही आपको जो है पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, टेस्ट जरूर देना होता है। टेस्ट ये वो चीज़ है जो आपकी चीज़ें दिमाग में हैं, वो दिमाग में बाहर निकालने का तरीका होता है, और यही याद करने का तरीका होता है। जब एक बार आपके दिमाग में चीज़ें एंटर करती हैं, दिमाग से फिर निकलती हैं, फिर एंटर करती हैं, ये क्या होता है, याद करने का तरीका होता है। तो चलिए चीज़ों को देखते हैं और करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऋत की अवधारणा किस वेद में सर्वाधिक स्पष्ट रूप से वर्णित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋता इज मोस्ट क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन विच वेदास। अब देखिएगा, ऋत की अगर बात करें हम कि ऋत होता क्या है, तो ऋत की अगर सिंपल सी बात किया जाए तो ये क्या है, एक प्राकृतिक नियम है। ऋत का संबंध किससे है, यह एक जो है प्राकृतिक नियम है, सार्वभौमिक जो है विधान है। और इसका जो वर्णन जो है हमारे किस में देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। किस में देखने को मिलता है, ऋग्वेद में। और इसी को तो क्या कहा गया है, हमारी संस्कृति में मूल रूप से धर्म कहा गया है। कि प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ क्या होता है, कर्तव्य होता है, जिसे हमने क्या कह रखा है अपनी संस्कृति में, धर्म कह रखा है। आप पुत्र हैं तो आपका भी कुछ ना कुछ धर्म है, अपने माता के पिता के प्रति कर्तव्य है, उस धर्म का पालन कीजिएगा। आप पिता हैं तो आपका पुत्रों के प्रति कुछ धर्म है, आप राजा हैं तो अपने राज्य के प्रति धर्म है, जिसे राजधर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी प्राकृतिक नियम को क्या कहते हैं, ऋत कहा जाता है। और इस प्राकृतिक नियम का जो संचालक कहा गया है, तो जो वरुण देवता हैं, कौन है, भगवान वरुण देवता को क्या कहा गया है, वरुण देव को जो है क्या कहा गया, इस प्राकृतिक नियम का जो है संचालक कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जब बात ऋग्वेद की करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ऋग्वेद जो है ये क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद जो वही है, सबसे बाद में लिखा गया वेद है, यानी कि सबसे ये क्या है, नवीनतम वेद है। यजुर्वेद का संबंध किससे है, यज्ञ से है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सामवेद का संबंध किससे है, संगीत से जो है सामवेद संबंधित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपका सही जवाब क्या निकल करके आने वाला है, तो ऋग्वेद जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, चूंकि 50 प्रश्न है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक प्रश्न पर हम अधिकतम 2 मिनट तक चर्चा कर सकते हैं, इससे ज्यादा चर्चा करना जो है ये उचित नहीं।
देखिएगा ऋत क्या है तो ब्रह्मांडीय जो है नैतिक विधान है, मतलब एक प्रकार का नियम है। जो ऋग्वैदिक देवता हैं जिनका नाम है वरुण, उन्हें क्या माना गया है, इस ऋत का संचालक माना जाता है। ऋत का संदर्भ जो है धर्म की प्रारंभिक अवधारणा से है, और ये धर्म जो है कुछ और नहीं कर्तव्य है। क्या है, ये धर्म जो है कर्तव्य से संबंधित माना गया है। उत्तर वैदिक काल में जो है धर्म प्रचलित था, और प्राकृतिक नियमों से ये जुड़ी हुई क्या है, संकल्पना है। यूपीएससी का प्रश्न है और उसमें जो है एक कथन ये दिया हुआ था कि ऋत का संबंध प्राकृतिक नियम से है, तब आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हाँ प्राकृतिक नियम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ऋग्वेद की और कुछ बातें करनी हो तो अपन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो है आपको ध्यान रखना है, कम से कम 5 बातें हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि नंबर 1 जो है ये सबसे क्या है, प्राचीनतम वेद है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कुल कितने 10 मंडल देखने को मिल जाते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल देखने को मिल जाते हैं। इसका आपसे उपवेद पूछ लिया जाए तो उपवेद को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। उपवेद को आपसे पूछ ले कि इसके कौन कौन से जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, वो भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि इसका जो अध्ययन करने वाला पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे, तो वो प्रश्न भी ध्यान रख लेना है। चलिए इनके जवाब लिख देते हैं। 10 मंडल हैं इसमें। उपवेद जो है इसका, ऋग्वेद का उपवेद हमें आयुर्वेद देखने को मिल जाता है। क्या मिलता है, आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ अगर बात की जाए तो ऐत्रेय और कौशिकी क्या है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, ऐत्रेय और कौशिकी। पुरोहित की अगर बात करें तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास में दूसरा प्रश्न है जिसका नाम है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ का संबंध किससे है। अष्टाध्यायी इज रिलेटेड टू हिज डिसिप्लिन्स, मतलब ये किस विषय से संबंधित है। दैट इज क्या है, ये ग्रामर से रिलेटेड क्या है, एक जो है ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की अगर रचना करेंगे तो देखिएगा इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, महर्षि पाणिनि द्वारा जो है क्या की गई थी, इस ग्रंथ की रचना की गई थी। कई बार आपसे देखिएगा क्रोनोलॉजी को लेकर के प्रश्न आता है। पाणिनि जो थे ये महापदम नंद के क्या थे, महापदम नंद जो है आपने शासक पढ़ा हुआ है नंद वंश का, महापदम नंद के क्या थे, समकालीन थे और उनके मित्र थे। क्या थे, समकालीन थे और उनके मित्र थे। अभी जो है यूजीसी नेट में प्रश्न आया हुआ था, उसमें ऐसा कि पाणिनि की पुस्तक दी हुई थी, ऐसे कई लेखकों की पुस्तक दी हुई थी। इसमें एक पाणिनि था, एक जो है अर्थशास्त्र थी, एक दक्षिण भारत की जो है क्या थी, उस पुस्तक का नाम है तोलक कप्पियर की पुस्तक थी। इनको क्या करना था, क्रोनोलॉजी के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो ऐसी स्थिति में हम किताबों का समय तो नहीं याद कर सकते, लेकिन यह जरूर याद कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति द्वारा यह रचना लिखी गई है वह व्यक्ति किसके समकालीन था। इसी हिसाब से हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे पाणिनि जो है महापदम नंद के समकालीन है, तो मौर्यों से क्या आएगा, ये पहले आएगा। अर्थात अर्थशास्त्र जो है मौर्य काल में लिखी गई थी वह रचना बाद की आएगी और पाणिनि की रचना पहले आएगी। और इससे हम क्रोनोलॉजी में 2 ऑप्शन क्रॉस कर देते हैं, तो ज्यादातर ऑप्शन सही होने के चांस हो जाते हैं। चलिए आयुर्वेद जो है ये किसका है, ऋग्वेद का क्या है, एक जो है उपवेद है। और दर्शन की बात करें तो भारतीय जो मतलब संस्कृति में कुल हमें 9 दर्शन देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, 3 जो है नास्तिक दर्शन और 3 आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में 4 वाक बौद्ध और जैन देखने को मिलते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं। खगोल शास्त्र की अगर बात की जाए तो खगोल शास्त्र से आप ज्योतिष से भी जो लिंक कर सकते हैं। बराहमीर जो है इसके क्या हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो पाणिनि है ये अष्टाध्यायी पुस्तक की रचयिता किसके हैं, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, तो आप क्या बताएंगे, पाणिनि। इस पुस्तक में लगभग 4000 सूत्र देखने को मिलते हैं। और जो संस्कृत व्याकरण की आधारशिला क्या है, मतलब जो संस्कृत की व्याकरण बनी हुई है वो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है। और यह शिव सूत्रों पर आधारित है। भाषा विज्ञान का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। जानकारी के लिए बता दूं, जो हिंदी व्याकरण है वो संस्कृत से ही आई हुई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे। अगर शल्य चिकित्सा के प्रमुख ग्रंथ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, सुश्रुत संहिता जो है आपका क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सा का ग्रंथ हो जाएगा। और इसी शल्य चिकित्सा ग्रंथ में जो है अष्टांग हृदय यानी कि हृदय चिकित्सा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। महर्षि सुश्रुत को जो क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चरक संहिता जो है ध्यान रखिएगा, ये मेडिसिन से संबंधित है, दवाइयों से संबंधित है, यानी कि यह औषधियों के ज्ञाता थे। चरक क्या थे, औषधियों के ज्ञाता थे। ध्यान रखिएगा, चरक और सुश्रुत दोनों ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए प्रोफेसर थे, स्टूडेंट थे, टॉपर थे उसके। देखिएगा सुश्रुत की बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये नासिका शल्य चिकित्सा से जो है इलाज करने की विधि का आविष्कार किया था, मतलब कि नाक के माध्यम से जो है शल्य चिकित्सा करते थे। विभिन्न प्रकार की
जो है औषधियाँ नाक से दी जाती थीं। इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा चिकित्सा उपकरणों के बारे में अपनी पुस्तक है सुश्रुत संहिता में जो है जानकारी दी हुई है। किसने? महर्षि सुश्रुत ने। यह जो है तक्षशिला के क्या थे? एक विद्वान थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान। ये प्रश्न आता है एजुकेशन में, जब बात करते हैं नेट सेट क्लैट सीटेट वगैरह में आता है प्रश्न कि मतलब कौन सा प्रोफेसर किस विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, तो तक्षशिला से संबंधित थे कौन? महर्षि सुश्रुत। आयुर्वेद में जो है अष्टांग जो हृदय की चिकित्सा के बारे में भी इस पुस्तक में जानकारी मिल जाती है। कौन सी पुस्तक में? सुश्रुत की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। क्या नाम है? सुश्रुत संहिता जो है इनकी क्या है? पुस्तक का नाम है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या कितनी बताई गई है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसमें? भारतीय दर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारतीय दर्शन की। तो भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है। एक आस्तिक दर्शन। कौन सा दर्शन? एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। तो ऑर्थोडॉक्स एंड नॉन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी। नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन कोई पूछे क्या होता है और आस्तिक दर्शन क्या होता है, तो उन्हें बता दीजिएगा कि ऐसा दर्शन, कैसा दर्शन? ऐसा दर्शन जो वेदों को क्या करता है? मतलब प्रमाणिक मानता है, उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन जो वेदों को जो है प्रमाणिक नहीं मानता है, उन पर विश्वास नहीं करता है, उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन, हमेशा इसे ध्यान रखना। एक दर्शन का नाम है चारवाक दर्शन, एक का नाम है जो है जैन दर्शन, एक का नाम है बौद्ध दर्शन। इन्हें क्या कहा जाता है? नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन की हम बात करेंगे तो 6 दर्शन हमें जो है आस्तिक दर्शन में देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं? एक हमें सांख्य दर्शन देखने को मिल जाएगा, एक हमें योग दर्शन देखने को मिल जाएगा, सांख्य योग मिल जाएगा, न्याय दर्शन मिल जाएगा, सांख्य योग न्याय। एक जो है हमें वैशेषिक दर्शन देखने को मिल जाएगा। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन देखने को मिल जाएगा। एक हमें जो है पूर्व मीमांसा देखने को मिल जाएगा, पूर्व मीमांसा दर्शन देखने को मिल जाएगा। एक जो है हमें उत्तर मीमांसा दर्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से जो है इनके संस्थापकों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। जो सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं वो कौन है? महर्षि कपिल जो हैं। महर्षि कपिल क्या है? सांख्य दर्शन के संपादक हैं। योग दर्शन के जो संस्थापक है उनका नाम है पतंजलि, जो है योग दर्शन के संस्थापक हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक जो है महर्षि गौतम को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद को माना जाता है। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जो है जैमिनीय को माना जाता है, जैमिनीय को माना जाता है। और उत्तर मीमांसा के संस्थापक जो है किसको माना जाता है? बादरायण को माना जाता है, बादरायण को जो है माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 4 प्रमाण बताए गए। अब प्रमाण क्या होते हैं? कोई पूछे प्रमाण क्या होते हैं? हाउ मैनी प्रमाणान आर एक्सेप्टेड इन न्याय फिलॉसफी। तो प्रमाण की बात करें तो प्रमाण जो वो साधन हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सत्य की खोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस संसार की सच्चाई को जान सकते हैं। ये वो क्या है? साधन होते हैं। तो ये प्रमाण जो है हर दर्शन में अलग अलग माने गए हैं। न्याय दर्शन जो है 4 प्रकार के प्रमाण मानता है। कौन कौन से वो 4 प्रमाण हैं? तो ये जो दिए हुए हैं 4 प्रमाण, एक है आपका, कौन से 4 प्रमाण है? तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप जानते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति प्लस अक्ष। अक्ष का मतलब आँखी होता है, प्रति का मतलब जो है सामने होता है। तो जब अक्षी के सामने है जो कुछ, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन ये सिंपल परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसका इंद्रियों से क्या किया जा सके? अनुभूति किया जा सके। सिंपल सी मैं बात करूं कि आपसे कोई पूछे कि कोई चीज गर्म है या नहीं है, तो आप त्वचा नामक इंद्री से क्या करेंगे? छू करके बताएंगे कि यह चीज गर्म है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। अनुमान प्रमाण का मतलब क्या होता है? एक के आधार पर क्या करना? दूसरी की कल्पना करना। जैसे कि यहाँ पर कहीं पर जो है धुआं हो रहा है, क्या हो रहा है? जहाँ पर धुआं हो रहा है तो आप इस बात की शंका कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगी? आग होगी। तो कुछ होने के पीछे जो है कुछ ना कुछ जिम्मेदार होता है, तो उसके आधार पर जब हम तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुमान प्रमाण। उपमान का मतलब क्या होता है? दूसरी चीजों से तुलना करना। जैसे आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा चांद सा मुखड़ा। क्या सुना होगा? चांद सा मुखड़ा है, तो मतलब कि मुखड़ा वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन किसी का मुखड़ा जो है मुंह यानी कि बहुत सुंदर होता है, तो उसे क्या कह दिया जाता है? चांद सा मुखड़ा। जब दूसरे से तुलना की जाती है दूसरे के गुणों की, तब उसे क्या कहते हैं? उपमान प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है? कि किसी के द्वारा कही गई बातें या किसी किताब में लिखी हुई बातों को ही सत्य मान लेना क्या होता है? शब्द प्रमाण होता है। जैसे वेदों में लिखी हुई बातों को, रामायण में लिखी हुई बातों का, या फिर किसी अन्य
जैसे कि महात्मा होते हैं, जैसे जैन महात्मा हुए हैं, बौद्ध महात्मा हुए हैं, तो उनकी बातों को मान लेना शब्द प्रमाण होता है। आपसे पूछे न्याय दर्शन का संपादक कौन था, न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया था, तो महर्षि गौतम द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई कहाँ निकल गया, वेदांगों की संख्या जो है कितनी बताई गई है, तब आप क्या बताएंगे। देखिएगा वेदांग का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद कीजिएगा तो आप निकल करके आएगा वेद प्लस अंग, अर्थात जो वेदों के अंग है उन्हीं को क्या कहा गया है, वेदांग कहा गया है। कोई पूछे वेदांगों की रचना क्यों की गई थी, तो आप क्या कहेंगे कि वेदों का क्या करें, सही तरीके से उच्चारण करने के लिए, उच्चारण करने के लिए सही से उनका उच्चारण कर पाए, सही से उनको समझ पाए, सही से उनको क्या हो पाए, उनका बोल पाए। और तो किसी भी चीज को समझने के लिए, जैसे हिंदी को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है ना, बाद में बहुत जो है शुद्धता पर बल दिया गया था कि मतलब सही तरीके से वेद पढ़े जाएं, अन्यथा पाप लगता है। तो ठीक है, तो सही तरीके से पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो वेदों को पढ़ने के लिए जो 6 किताबें लिखी गई थी उन्हीं को क्या कहा गया है, वेदांग कहा गया है। इनके ये कौन कौन से वेदांग होते हैं, तो जैसे एक क्या है आपका शिक्षा है, एक शिक्षा है, एक क्या है कल्प है, एक क्या है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निरुक्त है, निरुक्त, एक क्या है ज्योतिष है, ज्योतिष है, एक क्या है छंद है, एक क्या है व्याकरण है, एक क्या है व्याकरण। कितने हो गए भाई, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह। तो छह जो है ये क्या लिखी गई थी, किताबें लिखी गई थी। और इन किताबों को उद्देश्य था, शिक्षा का किताब इसलिए लिखी गई थी कि ताकि अच्छे से क्या कर पाए लोग, उच्चारण कर पाए, का कबूतर कैसे बोलना है, खा खरगोश कैसे बोलना है, गा गमला कैसे बोलना है। तो इसे ध्वनि शास्त्र का ग्रंथ भी कहा जाता है। शिक्षा को जो क्या कहते हैं, ध्वनि शास्त्र का ग्रंथ भी कहा जाता है, ताकि लोग क्या कर सके, शब्दों का सही उच्चारण कर सके। कल्प जो है ये सामाजिक कर्तव्यों के बारे में ज्यादा करके सूत्र साहित्य में आता है, उसकी जानकारी देता है। जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे समाज में रहकर किस प्रकार से संपादन करना है। निरुक्त की बात करें, ये व्युत्पत्ति शास्त्र का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति शास्त्र का ग्रंथ है। मतलब शब्द कैसे जो है एक दूसरे से मिलकर के, जैसे कि बोले तो का प्लस बड़ा आ की मात्रा लगा दो तो क्या बन जाएगा, बड़ा का। तो कैसे जो है शब्दों की रचना होती है, इसका क्या है, ये ग्रंथ है, व्युत्पत्ति शास्त्र का ग्रंथ है। ज्योतिष तो आप जानते हैं, तो ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। छंद जो है ये शब्दों को जो है कैसे लय और तुक में व्यवस्थित किया जाए, शब्दों को जो है, जैसे आप जानते हैं ना कोई कोई गाना बहुत अच्छा गा लेता है, क्यों, क्योंकि वो शब्दों को जो है सही तरीके से क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो शब्द जो है लय तुक, इस आपने पढ़े होंगे छंद में जो है लय तुक पढ़े होंगे, तो उनके लिए छंद रचना की गई थी। व्याकरण तो क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। तो ये 6 ग्रंथ होते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं, तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। आपने इनका चर्चा कर ली हुई है। आगे बढ़ जाते हैं कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिएगा इतिहास के प्रश्न पूरे हो गए, हर यूनिट से हमने प्रश्न उठाए हुए, हर यूनिट से कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न है। भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। टॉपिक वाइज जो है कर रहे हैं। आज के जो प्रश्न हमने लिए हुए थे वो वैदिक काल से और ग्रंथों से संबंधित प्रश्न लिए हुए थे। अगले दिन किसी और टॉपिक से जो है प्रश्न लेंगे, तो क्रम क्रम से अपन चलते जा रहे हैं। तो ये जो है आज के जो प्रश्न है, अब ये प्रश्न जो है PYQ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है पिछली सालों में पूछे गए प्रश्न नहीं है। अब जो है हम MPPSC के सिलेबस के अनुसार जो है चीजें कर रहे हैं। तो जो है अभी हमने जो प्रश्न उठाए हुए थे वो वेद और वेदांग, वेदों को लेकर के प्रश्न उठाए हुए थे इतिहास के। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न उठाए हैं इतिहास की घटनाओं से संबंधित प्रश्न उठाए हुए। मध्य प्रदेश के यूनिट 2 में अगर सिलेबस देखेंगे तो इतिहास की घटनाएं लिखा हुआ है। तो सिलेबस के अनुसार चीजें चल रही हैं, एक भी चीजें रिलेवेंट इरेलीवेंट नहीं होंगी। प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में झांसी क्षेत्र जो वर्तमान मध्य प्रदेश से सटा है, जो उत्तर प्रदेश में आता है, ललितपुर के आसपास का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि 1857 की जो क्या थी, ये रिवोल्ट था, इसका जो है नेतृत्व किसने किया था झांसी में। तो सिंपल सा जवाब होगा कि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। हालांकि तात्या टोपे सहयोगी थे, मूल रूप से इन्होंने जो है कानपुर के जो नाना साहब थे उनके सेनापति थे। कुंवर सिंह की बात करें, ये कुंवर सिंह जो है आरा जगदीशपुर रियासत बिहार से संबंधित थे। अजीमुल्ला खान जो है यह भी जो है 1857 की क्रांति में आई थिंक नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे, अजीमुल्ला खान। तो ये क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई के बारे में सही जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ बातें देख लेते हैं लक्ष्मीबाई जी के बारे में। तो लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में जो है झांसी से विद्रोह किया था।
जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसका मुकाबला रानी लक्ष्मीबाई से हुआ था उसका नाम था जनरल ह्यूरोज नाम था। जनरल ह्यूरोज का एक बहुत कथन है कि भारतीयों में क्या है, एक ही तो मर्द है, एक ही तो क्या है मर्द है, वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा हुआ था। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई थी। ग्वालियर में क्या हुआ था, बलिदान हुआ था। ग्वालियर किले के बाद वर्तमान झांसी उत्तर प्रदेश थी। इन्होंने जो है कौन सा युद्ध लड़ा हुआ था, तो ध्यान रखिए कालपी का युद्ध लड़ा हुआ था। अंग्रेजों से अपने क्षेत्र को जीतने के लिए कालपी का युद्ध लड़ा हुआ था। लक्ष्मीबाई के बारे में और अगर बात करेंगे तो इनका बचपन का नाम क्या था, मणिकर्ण जो है, क्या नाम था, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो है इनका क्या था, बचपन का नाम था। मणिकर्णिका जो है इनके बचपन का नाम था। इनका विवाह जो है गंगाधर राव के साथ में हुआ था। गंगाधर राव के साथ में जो है क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, विवाह हुआ था। और इन्हें जो 1857 की क्रांति में लड़ने का मुख्य कारण था कि जो गोद निषेध अधिनियम था, डलहौजी ने इनकी रियासत को क्या कर लिया था, हड़प लिया था। तो ये वही लक्ष्मीबाई हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं ये। आगे बढ़ जाते हैं। भील आंदोलन मध्य प्रदेश में किससे संबंधित था, तो देखिएगा मध्य प्रदेश में भील आंदोलन जनजातीय विद्रोह से जो है आपका संबंधित हो जाएगा। यह आंदोलन मूल रूप से जो है 1817 में क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है और 1840 तक जो है यह आंदोलन क्या है, चलता रहता है। क्या, भील आंदोलन। अगर हम बात करें तो इसमें जो है सेवाराम भील द्वारा क्या किया जाता है, इस आंदोलन को शुरुआत किया जाता है सेवाराम भील द्वारा। और भीलों में यह क्रांति लगातार जो है जारी रहती है। बाद में जो है यहाँ से जो है टांटिया भील क्या करते हैं, टांटिया भील नेतृत्व करते हैं। फिर भीमा नायक भी जो है 1857 की क्रांति में नेतृत्व करते हैं। फिर रघुनाथ सिंह मंडलोई भी क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। सभी ये भील विद्रोह में जो है आगे भील विद्रोह को बढ़ाते जाते हैं। मूलतः अगर बात किया जाए तो जहां पर भील रहते थे यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश कह सकते हैं, सतपुड़ा क्षेत्र में क्या हुआ था, यह विद्रोह हुआ था। तो भील मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, जनजातीय विद्रोह संबंधित था। और भी अगर बात की जाए तो इसमें जो एक क्या नाम था उनका, त्र्यंबक सिंह जो मराठा सरदार थे, उन्होंने ही क्या किया हुआ था, इनको प्रेरित किया हुआ था भीलों को। चलिए, भील जनजाति, ये भील विद्रोह के बारे में भील जनजाति ने किया था। टांटिया भील जो है इसमें जुड़े हुए थे। सेवाराम भील जो है प्रथम नाम आता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में किया गया था। क्यों किया गया था, ब्रिटिश की वन नीति थी, मतलब वन क्षेत्रों को हड़पा जा रहा था और जनजातीय चेतना का क्या हुआ, इससे अग्रसर मतलब जागरूकता हुई। आगे बात करते हैं कि मंडला रियासत किस वंश द्वारा शासित थी। देखिए मंडला रियासत की बात करें कि मंडला प्रिंसली स्टेट वाज रूल्ड बाय व्हिच डायनेस्टी, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा गोंड वंश से जो है क्या है, संबंधित थी। तो गोंड वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो ध्यान रखिएगा यादव राय जो है क्या है, गोंड वंश के संस्थापक हुआ करते थे। परमार वंश के संस्थापक जो हैं उपेंद्र या कृष्णराज है। चंदेल वंश के संस्थापक आपको नन्नू को देखने को मिल जाएंगे। कलचुरी वंश के संस्थापक जो है कौन देखने को मिल जाएंगे, कोक्कल प्रथम जो है देखने को मिल जाते हैं। तो गोंडवाना साम्राज्य की बात करें, अगर मैं छोटा सा मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाऊं और उसमें बताऊं कि गोंडवाना साम्राज्य कहां पर था, तो ये जो है हमारा मध्य प्रदेश का मानचित्र हो जाएगा। और इसमें अगर गोंडवाना साम्राज्य को देखोगे तो लगभग जो है ये वाला राज्य जो हुआ करता था इसे गोंडवाना साम्राज्य कहा जाता था। तो ये वाला साम्राज्य क्या होता था, गोंडवाना साम्राज्य होता था। और यहाँ की राजधानी मूल रूप से अगर बात की जाए तो मदन महल जो है यहाँ की राजधानी होती थी, जो कि जबलपुर में स्थित है। बाद में जो है सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाया गया था, जो कि कहाँ पर स्थित है, दमोह में स्थित है सिंगौरगढ़। फिर रानी दुर्गावती, ये दिलीप सिंह ने, महाराजा दलपत सिंह नाम था उनका, जिनका रानी दुर्गावती से विवाह हुआ था, उन्होंने राजधानी बनाई थी सिंगौरगढ़ को। फिर दुर्गावती द्वारा जो यहाँ की राजधानी बनाई गई थी उसका नाम था चौरागढ़ नाम था। रानी दुर्गावती के बारे में चलिए देख लेते हैं और बातें। गोंडवाना साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा, आप क्या बताएंगे, यादव राय जो है गोंडवाना साम्राज्य के संस्थापक थे। रानी दुर्गावती ने जो है युद्ध लड़ा था, नरई का युद्ध है 1564 में, जो है अकबर के सेनापति आसफ खान से जो है ये युद्ध लड़ा हुआ था। गढ़ा कटंगा राज्य जो है इसी को कहते हैं, गोंडवाना साम्राज्य को ही। और अकबर के समय पर जो है ये क्या थी, इनका मतलब समय था। राजधानी की बात करें तो 3-4 राजधानियां रहती हैं। शुरुआत में जो राजधानी थी इनकी मदन महल राजधानी थी। दलपत शाह द्वारा क्या बनाई गई थी, सिंगौरगढ़ को जो है राजधानी बनाया गया था। सिंगौरगढ़ को दुर्गावती द्वारा जो है चौरागढ़ को जो है राजधानी बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मैं कहूंगा दोस्त मोहम्मद खान द्वारा जो है ये 1723 ईस्वी में क्या की गई थी, भोपाल रियासत की स्थापना की गई थी। शाहजहां बेगम की बात करें, सुल्ताना जहां बेगम जो है ये अंतिम बेगम रहती है, भोपाल की अंतिम महिला शासिका है। हमीदुल्लाह खान जो है क्या थे, भोपाल के
अंतिम शासक थे, इन्हीं के समय पर क्या किया गया था, भारत संघ में जो है 1949 में विलय कर दिया गया था। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, भोपाल रियासत की स्थापना का समय पूछे तो क्या बताएंगे, 1723 में स्थापित की गई थी। राजधानी जो है इन्होंने इस्लामपुर को, जगदीशपुर का नाम बदल करके क्या किया था, इन्होंने इस्लामपुर कर दिया था, उसको राजधानी बनाया था। लाल घाटी का युद्ध जो है, आप रानी कमलापति का नाम जो सुने होंगे, तो रानी कमलापति को इसमें क्या किया गया था, जो भी सेना थी उसको हरा दिया गया था, तो यानी कि रानी कमलापति। और इसी युद्ध के पश्चात जो है रानी कमलापति ने क्या ले ली थी, जल समाधि ले ली हुई थी। इनके नाम पर जो है भोपाल में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की अगर शासिका पूछे तो आप क्या बताएंगे कि सिकंदर जहान बेगम जो है यहाँ की क्या हुआ करती थी, शासिका हुआ करती थी। 1 जून 1949 को क्या कर दिया गया था, भारत संघ में जो है भोपाल रियासत का विलय कर दिया था। और इस समय जो है यहाँ के शासक थे वो हमीदुल्ला खान थे। हमीदुल्ला खान जो है यहाँ के क्या थे, शासक थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भीमा नायक किस जनजाति विद्रोह से जुड़े हुए हैं, तो ये भील विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बड़वानी रियासत से संबंधित थे कौन, ये भीमा नायक, और इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। संथाल विद्रोह ध्यान रखिएगा, 18 क्या भाई बात करते हैं, कब हुआ था, 1859 या 56, 1856 में हुआ था संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू जो है इससे संबंधित थे। मुंडा विद्रोह जो है ये 1899 का, झारखंड का बिरसा मुंडा हो जाएंगे। गौंड विद्रोह जो है, ऐसा कोई जो है गौंड विद्रोह कम देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि इसका भाई समय पूछ रहा है, भीमा नायक की बात कर रहा था। भीमा नायक की अगर बात करेंगे तो 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या है, एक्टिव रहे थे। रियासत की बात करें तो इनकी रियासत जो है बड़वानी रियासत से संबंधित थे। सजा बात करें तो इन्हें 1876 में क्या दिया गया था, जीवन कारावास की सजा दी गई थी, काला पानी की सजा हुई थी। हालांकि इन्होंने रास्ते में ही क्या कर लिया था अपने आप को, आई थिंक ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इनकी जो है 1876 में डेथ हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने जो है जेल जाने से पहले ही जहाज से कूद गए थे। इनका उपनाम क्या है, तो इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। भीमा नायक को क्या कहते हैं, निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। युद्ध जो है इनका कौन सा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसका नाम है अम्बा पानी का युद्ध। अम्बा पानी का युद्ध जो कि कहाँ पर हुआ था, सेंधवा बड़वानी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक था और मतलब क्या नाम था, कोई पल्ली का युद्ध ऐसा कुछ भी इन्होंने लड़ा हुआ था। तो सेंधवा बड़वानी में जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के समय सेंधवा में जो है वहां से नेतृत्व किसने किया था, भीमा नायक ने यहाँ पर जो है अपने सैनिकों के साथ में क्या किया था, रेलवे ट्रैक जो है उखाड़ दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखिएगा, जियोग्राफी में हम इंटर कर चुके हैं, 10 प्रश्न हो गए आपके, 5 जो है इंडियन हिस्ट्री के हो गए, 5 मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के हो गए। अब 5 प्रश्न जो हमारे क्या होंगे, इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, यानी कि आपका ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो क्या आप जानते हैं ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ऐसा पर्वत है क्या, ऐसा पर्वत जैसे कोई ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र मतलब पृथ्वी का मैंने टुकड़ा लिया हुआ है, अगर ये क्षेत्र क्या हो जाता है, बीच से क्या हो जाता है, ये क्षेत्र जो है बीच से मतलब यूं धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है, नीचे की ओर धंस जाता है। तो हम यूं मान लेते हैं कि ये क्षेत्र जो है, ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है आपका क्या हो गया, बीच से जो है धंस जाता है नीचे की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूं मान लीजिए कि ये क्षेत्र जो है नीचे की ओर धंस गया, तो इधर क्या बन गई, ये 2 पर्वत बन जाएंगे। दरअसल ये पर्वत जो है आपका विंध्याचल पर्वत है इधर वाला, और इधर वाला क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, ये आपकी नर्मदा नदी है। जी हाँ, ऐसी ही स्थिति है। तो विंध्याचल पर्वत तो ऑप्शन में है नहीं, तो सतपुड़ा पर्वत क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए मैप से थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं, समय देंगे ताकि जो है अपनी स्पष्टता बनी रहे। तो देखिएगा मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने मध्य प्रदेश का छोटा सा मानचित्र जो है, ताकि चीजें जो है समझ में आ जाएं। इतने से ज़्यादा समय नहीं दे सकता मैप बनाने में, चाहे अब भाई क्या हो, अच्छा बने या बुरा बने, इससे मतलब नहीं है। अब इधर देखेंगे आप ध्यान से, तो ऐसे ही एक पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत का नाम क्या है, विंध्याचल पर्वत। और इधर पर जो है एक पर्वत देखेंगे, इस पर्वत का नाम क्या है, सतपुड़ा पर्वत। क्या नाम है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो ये 2 पर्वत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब विंध्याचल पर्वत ये कौन सा हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत है, ये कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। यहाँ से जो है बीच से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है, क्या है, क्या है, नर्मदा नदी नाम है, ठीक है, नर्मदा नदी इसका नाम है। तो क्या पूछता है भाई, आपने देखा था, तो बीच का क्षेत्र क्या हो गया, भ्रंश घाटी हो गया, दोनों क्या हो गए, भ्रंशोत पर्वत हो जाएंगे। जो ऊपर उठ गया वो क्या हो गया, पर्वत हो गया। और ये जो है,
तो कई बार प्रश्न आ जाता है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। ये कौन हो जाएंगे, दोनों भ्रंश पर्वत हो जाएंगे। चलिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, अपन जो है उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आपसे चोटी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हो जाएगी, एक चोटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक चोटी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक चोटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फटाफट जो है इनके अपन क्या कर लेते हैं, जवाब कर लेते हैं। इस चोटी का नाम है जो है, क्या नाम है, गुडविल नाम है, गुडविल नाम है, जो कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर देखने को मिलती है। इस चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक जो है इस चोटी का नाम है, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर देखने को मिलती है, अनूपपुर जिला में हो जाएगी। इस चोटी का नाम क्या है आपकी, धूपगढ़ जो है इस चोटी का नाम है, 1352 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। इस चोटी का नाम क्या है, चूलागिरी जो है इस चोटी का नाम है, और इसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है भाई, कितनी, 1215 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिल जाएगी, दोदा बेटा जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 है या 2637 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे चोटी हो जाएगी। मस्त रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, भाई हो रहा होगा मुझे उम्मीद है। चलिए सतपुड़ा पर्वत के बारे में देखिएगा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पर, तो आप क्या बताएंगे, धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंचाई है, 1352 मीटर। और जो है चूलागिरी यहाँ पर कितनी है, 1215 मीटर ऊंची है, जो कि कहाँ पर स्थित है, बड़वानी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, 1067 मीटर है, जो कि कहाँ पर स्थित है, अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले में स्थित है, और ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पूछ रहा है, तो इसका विस्तार जो है गुजरात में है, गुजरात के बाद जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ भाई अच्छे से नहीं पता, छत्तीसगढ़। पचमढ़ी की बात करें तो ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। और जिला पूछे तो आप जिला कौन सा बताएंगे, होशंगाबाद जिले में जो है पचमढ़ी स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं, वो प्रश्न पूछ रहा है कि अरावली पर्वत की विशेषता क्या है। देखिए अरावली पर्वत जो है अभी खूब चर्चा में है, कोई ना कोई प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। मैं जो है कुछ चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। ये मैंने बनाया, भारत का मानचित्र बनाया, और जो है भारत का मानचित्र बनाने के बाद में आपसे जो है यहाँ पर कुछ चीजें चर्चा कर लेते हैं। ये पर्वत जो आप यहाँ से लगा करके यहाँ तक पर्वत देख पा रहे हैं, इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। तो पूछे अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तब आप बताएंगे राजस्थान में है, फिर आप बताएंगे कहाँ पर है, गुजरात में भी देखने, यहाँ पहले क्या हो जाएगा, पहले जो है यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। तो इतनी दूरी तक जो है अरावली पर्वत विस्तृत है। देखिए यहाँ से जो है प्रश्न मेंस में भी 5 नंबर में आ चुका है, तो फटाफट आपको क्या करना है, ये विस्तार बता दीजिएगा, अरावली पर्वत का जो है विस्तार बता दीजिएगा, फिर आप चोटी बता दीजिएगा, फिर आप यहाँ पर कोई नदी बता दीजिएगा, और क्या बताएंगे, यहाँ पर एक पर्वत स्थित है बहुत महत्वपूर्ण, वो बता दीजिएगा, और क्या बताएंगे भाई, और जो है इसका महत्व बता दीजिएगा। ये 5 नंबर का आपका प्रश्न झक से हो जाएगा कंप्लीट। तो ये मेंस में आ चुका है 5 नंबर का। सबसे ऊंची चोटी जिसके गुरु शिखर है, आगे प्रश्न दिए हुए वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। अरावली पर्वत जो है मूल रूप से कैसा है, ये विश्व का प्राचीनतम जो है पर्वत है, ध्यान रखिएगा। कैसा पर्वत है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। अगर जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पढ़ी हुई है, सॉरी पृथ्वी का जो है इतिहास पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक समय, उस समय का नाम है प्री कैम्ब्रियन काल, जो सबसे शुरुआती समय था, तो उस समय पर यह पर्वत जो है बना हुआ था। देखिएगा आपसे समय पूछे कि कब का ये पर्वत है, तो आप क्या बताएंगे, प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत हमें देखने को मिल जाता है। कौन सी युग का, प्री कैम्ब्रियन युग का जो है पर्वत देखने को मिल जाता है। इसका विस्तार जो है लगभग 4 राज्यों में देखने को मिलता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिल जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, गुरु शिखर जो है इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। नदी यहाँ से बहुत सी नदियां गुजरती हैं, खासतौर से मैं बात करूँ तो लूनी नदी एक जो है यहाँ पर हो जाएगी, यहीं से निकलती है। बात करें हम उस नदी का नाम बनास नदी, जो कि चंबल में आकर के मिलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनासी है। मंदिर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस अरावली पर्वत के अंतर्गत एक छोटा पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू पर्वत। क्या नाम है, माउंट आबू पर्वत। यहीं पर जो है महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया हुआ था, जहां से 4 अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। आबू पर्वत पर जो है एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो ये प्रश्न पूछ लेता है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आबू पर्वत अरावली में ही स्थित है, राजस्थान में पड़ता है। राजा बिमल शाह द्वारा जो है, सॉरी बिमल शाह है, राजा नहीं थे, ये गुजरात के शासक भीम द्वितीय के एक मंत्री थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं,
हिमालय का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिएगा, हिमालय के जब हम शिखर की लेकर के बात करते हैं तो चलिए क्यों ना बात कर ली जाए। यूँ मैं बता देता हूँ कि ये जो है हमारा क्या है, महान हिमालय है। कौन सा हिमालय है? ये महान हिमालय है। महान हिमालय के नीचे जो है क्या है, लघु हिमालय है। और लघु हिमालय के नीचे जो सबसे बाहरी हिमालय है उसे क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं। और इधर पर एक हिमालय देखने को मिल जाता है, इसका नाम है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री शिव कहा जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, लघु हिमालय हो जाएगा या मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिएगा, इनके ऊपर अगर आपसे पूछे कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, K2 जो है सबसे ऊंची चोटी है, 86-11 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है। फिर आपसे पूछे कि महान हिमालय की सर्वोच्च चोटियां बताइएगा, तो सर्वोच्च चोटी में अगर नाम आएगा तो इसमें जो है नाम आ जाएगा किसका, माउंट एवरेस्ट का। किसका नाम आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट जो है महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। फिर अगर बात करेंगे तो इसमें जो है बहुत सारी चोटियां हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नंगा पर्वत स्थित है। फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड में जो है नंदा देवी पर्वत स्थित है। सिक्किम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंचनजंगा देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखेंगे तो नामचा पर्वत देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो है यहाँ पर माउंट मकालू देखने को मिल जाएगी, माउंट मनसालू देखने को मिल जाएगी। ये नेपाल में स्थित है। यहाँ से जो है पूरी की पूरी ये नेपाल में स्थित है। इधर की यहाँ पर स्थित है, नेपाल में है। और ये जो है आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। 85 या 98 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। 78-16 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्या बात करता है प्रश्न, जो है हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट जो है हो जाएगा। K2 कहाँ पर स्थित हो जाएगी, ये POK में स्थित है, 86-11 मीटर ऊंचाई है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, ये बताएंगे आप नेपाल में स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा किसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी के सभी प्रश्न माउंट एवरेस्ट के बारे हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 88-48 मीटर दिखाई देती है। नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, वलित या युवा पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। विंध्याचल और विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, विच रिवर फ्लो बिटवीन विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंजेस। तो अभी हमने देखा हुआ था कि ये जो है कौन सी देखने को मिलती है, ताप्ती नदी। अगर सतपुड़ा के नर्मदा नदी, ताप्ती जो है सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। महानदी जो है ये कहाँ पर बहती है, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र के बाद जो है तेलंगाना के बाद जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश में जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र के बाद जो है गुजरात में बहती है। ताप्ती भी जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात में हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। जो ये नदी है नर्मदा नदी, इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी वाहिनी कहा जाता है। देखिएगा अगर बात करें नर्मदा नदी की, पश्चिमी वाहिनी कहा जाता है। और कितनी इसकी जो है 1312 मीटर जो है, 12 किलोमीटर जो है इसकी क्या दिखाई पड़ती है, हमें लंबाई देखने को मिल जाती है। कितने राज्यों में बहती है, तो आप कहेंगे ये 3 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं, इसे जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। भ्रंश घाटी में बहती है। अपन ने चर्चा किया हुआ था कि जब कोई क्षेत्र नीचे को धंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी में बहती है। और अंततः जो है इसका समापन कहाँ पर होता है, तो इस नदी का समापन अरब सागर में हो जाता है। और अमरकंटक से क्या होता है, इसका क्या होता है, नर्मदा नदी को उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या नर्मदा नदी पर जो है बहुत सारे बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की क्या सबसे लंबी नदी है, ये बातें आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाते हैं। नीलगिरी पर्वत किस पठार का भाग है, तो इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न है ये। नीलगिरी पर्वत जो है किस पठार का भाग है, नीलगिरी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच प्लेट्यू मतलब क्या होता है, पठार। देखिएगा ये जो मैंने बनाया कि दक्षिण भारत का जो है क्या बनाया हुआ है, एक मानचित्र बनाया हुआ है। और इस दक्षिण भारत में जो है ये दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र में जितना पीले कलर से बना रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रायद्वीप का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जो है प्रायद्वीप का पठार कहा जाता है। कौन सा पठार, प्रायद्वीप है ये।
पठार कहा जाता है। इस प्रायद्वीप पठार को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। इधर वाला जो भाग है ये मालवा का पठार कहलाता है, और इधर देखेंगे तो ये जो है दंडकारण्य पठार और क्या बोलते हैं भाई उसको, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। और इधर वाला ये हिस्सा देखेंगे दक्कन का पठार हो जाएगा जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर जो है ये जो है मैसूर का पठार और कर्नाटक का पठार हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो फाइनली अगर बात की जाए नीलगिरी क्या पूछता है किसका भाग है, तो ये छोटा नागपुर का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ है ना मालवा का हो सकता है ना मेघालय का हो सकता है। तो आपका सही जवाब क्या निकल करके आ जाएगा, दक्कन का पठार जो है निकल करके आ जाएगा। थोड़ी सी चीजें और देखिएगा, नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं तो ये एक पर्वत है। क्या है, एक पर्वत इस प्रकार से स्थित है, इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। एक पर्वत इस प्रकार से स्थित है, इस पर्वत का नाम क्या है, पूर्वी घाट पर्वत। क्या नाम है, ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट पर्वत। और ये कौन सा पर्वत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट पर्वत। ये पर्वत जहां दोनों पर्वत जो जिस जगह पर मिलते हैं, क्या जिस जगह पर जो है ये दोनों पर्वत मिल जाते हैं, इस वाले पर्वत को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। कौन सा पर्वत कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। और नीलगिरी पर्वत में बहुत ज्यादा बातें मत ध्यान रखिएगा, दो बातें लेकिन जीवन में कभी मत भूलिए। कौन कौन से, एक यहाँ पर ऊटी नाम का जो है क्या स्थित है, हिल स्टेशन स्थित है। तो ऊटी नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत में स्थित है। दूसरी बात जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है, अब इसके नीचे जो यहाँ पर जो पर्वत पड़ता है, यहाँ पर जो पर्वत पड़ता है, इस पर्वत को क्या कहते हैं, ये वाला पर्वत जो है इसे क्या कहते हैं, दक्षिण घाट पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत कहते हैं, दक्षिण घाट पर्वत कहते हैं। और इस दक्षिण घाट पर्वत में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं, एक है आपकी कौन सी, एक जो है आपकी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, एक अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। दक्षिण घाट के अंतर्गत कौन कौन सी 3 पर्वत श्रेणियां हैं, एक अन्नामलाई है, एक जो है इलायची पहाड़ियां हैं, इलायची पहाड़ियां हैं, और एक कौन सी हैं, एक कौन सी है भाई, इलायची पहाड़ियां तमिलनाडु में वो स्थित है। अगस्त मलाई जो है उसकी छोटी है, तो अगस्त मलाई, या फिर तमिलनाडु में कोई और नाम है, ठीक है। तो अगस्त मलाई जो है हो जाएगी तीसरी, तमिलनाडु में स्थित है। तो 3 पहाड़ियां हैं, इसी में स्थित है भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है अनाईमुदी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये किसके बारे में है, नीलगिरी के बारे में है। तो ये पश्चिम घाट आप जान गए क्या है, पश्चिम घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, उष्णकटिबंधीय यहाँ पर वन पाए जाते हैं। चाय कॉफी की क्या होती है, खेती होती है, दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। अपन डिटेल देख लिया है। अब देखिएगा हम किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, डिटेल में अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से लगातार अगर करते रहेंगे ना भाई, तो देखना परीक्षा में जब प्रश्न आएंगे ना तो आपको हलवा लगेंगे, तो क्या प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि रोज रोज करने से क्या हो जाती है, चीजें बिल्कुल कॉमन हो जाती हैं, तो अब दिमाग में सीधा रहेंगे, कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन का प्रकार कौन सा है। देखिएगा मध्य प्रदेश में मुख्यतः अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर फिर से, चूंकि मैप जो है बहुत जरूरी है, चाहे जैसा भी बने, टेढ़ा मेढ़ा, स्पष्टता के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश हो गया। अब इसमें अगर हम देखिए वनों का वर्गीकरण फ्रेंड्स कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है दिए गए ऑप्शन के आधार पर, जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो पर्वतीय वन तो मध्य प्रदेश में क्या मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। सतपुड़ा पर्वत में देखने को मिल जाएंगे, विंध्याचल में बस 2 जगह मिलते हैं पर्वतीय वन। बाकी ज्यादातर अगर वन देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सदाबहार वन तो पाए नहीं जाते हैं। ये वाला जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो आपको वन देखने को मिल जाएंगे, इन्हें कहते हैं मतलब आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती वन, या अर्ध सदाबहार वन भी इन्हें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अर्ध। और इधर वाला जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इधर क्या देखने को मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर सूखे वन देखने को मिल जाएंगे, शुष्क वन, जिन्हें कटीले वन भी कह देते हैं। और इधर देखने को मिल जाएंगे मानसूनी वन। कौन से वन, मानसूनी वन, या इन्हीं को कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कह सकते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो पत्ते अपने गिरा देते हैं मौसम के आधार पर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इस क्षेत्र में हो जाएंगे। और इधर क्या हो जाएंगे, इधर जो है आपको आर्द्र वन जो है देखने को मिल जाएंगे। कैसे वन देखने को मिल जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से सदाबहार आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन कहेंगे। सबसे ज्यादा कौन से हो जाएंगे, पर्णपाती वन जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन कहेंगे, आर्द्र पर्णपाती यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। पर्वतीय वन यहाँ हो नहीं सकते। आर्द्र वन जो है पूरी तरीके से आर्द्र वन मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। आर्द्र का मतलब होता है जो नमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, ना ही शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आप गलत तो नहीं बताया, ठीक है। गलत कैसे हो सकता है भाई, क्लियर चीजें खोल के रख दी हुई है मैप में, अब गलती कैसे हो जाएगी। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वन कौन सा है, वन वृक्ष, तो सागौन का वन जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरे स्थान पर जो है साल वन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लगभग 20% क्षेत्रफल पर, या यूं कहूं कि 19.36%, 19.36% एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। 19.36% क्षेत्रफल पर जो है सागौन के वन पाए जाते हैं, तो लगभग 20% ही है। साल का वन में जो है दूसरा स्थान है। चलिए देखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाने वाला सागौन वन है, जो कि लगभग मध्य प्रदेश के कुल वनों में से 19.36% पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 25% वनों के अंतर्गत है। सतपुड़ा बिंद क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो सिंपल सा प्रश्न है, तो ये आपका मंडला जिले में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में जो है आपको कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, यहाँ पर जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। और बालाघाट में, बालाघाट में कुछ हिस्सा में विस्तार है आपका ये। चलिए, क्या बात करता है भाई, देखिए खतरनाक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जो है उत्तर में बताया जा रहा है कि सभी में, दरअसल वो इसलिए बता दिया है क्योंकि बालाघाट में भी जो है कुछ हिस्सा विस्तृत है, मंडला और बालाघाट दोनों में है आपका, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है मंडला में है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा क्या हो सकता है, डी उत्तर हो सकता है क्या। अब चूंकि डिंडोरी में नहीं है, ये दो ऑप्शन सही हैं, दो ऑप्शन सही हैं, तो उस हिसाब से डी भी लगा सकते हैं, लेकिन मंडला जो है आपका मोस्ट रिलेवेंट सही है। ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर है, मंडला में स्थित है। तो यहाँ पर जो है आप मंडला कर लीजिएगा। मैं बता दूं कि लगभग 75% हिस्सा जो है आपका मंडला जिले में पड़ता है। देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के, तो यहाँ पर जो है बारहसिंघा का संरक्षण किया जाता है। प्रश्न आता है कि ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा है मध्य प्रदेश में, चूंकि ये राजकीय पशु है, किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, वो बारहसिंघा जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा। टाइगर रिजर्व में जो है 1974 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का यहाँ पर जो है विस्तार देखने को मिलता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश में है। साल के यहाँ पर जो है वन देखने को मिल जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। और अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश का क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। 940 वर्ग किलोमीटर जो है क्या देखने को मिलता है, इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। और अगर बात करें तो इसकी 1933 में जो है एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की जाती है, और यह जो है 1955 में क्या बन जाता है, नेशनल पार्क बनता है। और 1974 में इसे क्या किया जाता है, टाइगर रिजर्व के रूप में या टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो बंजर घाटी देखने को मिल जाती है, हालोन और बंजर जो है ये क्या मिल जाती हैं, नदियां भी देखने को मिल जाती हैं। और इन्हीं नदियों द्वारा हालोन और बंजर घाटियों का निर्माण किया जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सागौन वन किस प्रकार के वृक्ष हैं, तो ध्यान रखिएगा यह जो है पर्णपाती वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। और सागौन वन बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने, 19.36% जो है कुल वनों का कितना है, 19.36% है। मध्य प्रदेश के दो क्षेत्र जो है सागौन वनों के लिए बहुत फेमस है। एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम है बोरी घाटी, क्या नाम है, एक क्षेत्र का नाम है बोरी घाटी, और दूसरे क्षेत्र का नाम है रातापानी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, रातापानी अभयारण्य, ठीक है। तो ये जो है रातापानी अभ्यारण्य जो है आपको रायसेन में देखने को मिल जाएगा। बोरी घाटी जो है अभ्यारण्य, यह है आपको होशंगाबाद जिले में जो है देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं क्या, सागौन के वन। सागौन के वन जो है एक प्रकार के आर्थिक वन है। ये कैसे वन है, आर्थिक वन है, ध्यान रखिएगा। इनसे जो है बहुत सारे जो है घर की बल्ली बनाते हैं, जो बैलगाड़ी होती थी उसके धुरा बनाते हैं, और जो कच्चे घर होते हैं उनमें जो है जो बहुत सारी चीजें इनसे बनाई जाती हैं। साथ ही साथ बात करें टेक्टोना ग्रैंडिस जो क्या होता है, इसका जो है पूरा नाम कहता हूँ टेक्टोना, साइंटिफिक नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। देखिए बढ़ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन है, मूल्यवान लकड़ी होती है, मध्य प्रदेश का प्रमुख वृक्ष है, वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है कह सकते हैं, बाकी उष्णकटिबंधीय में होता है, वन अर्थव्यवस्था का आधार है, कोई खास बात नहीं है। चलिए, जो थी अपन ने बता दिया है। पेंच टाइगर रिजर्व किन राज्यों में फैला है, तो पेंच टाइगर रिजर्व इज ए स्प्रेड अक्रॉस विच स्टेट। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये, जैसे हम बात करें, ये क्या है हमारा मध्य प्रदेश है, ये क्या है
हमारा जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब इधर से मध्य प्रदेश के नीचे से इधर देखेंगे ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया जो है ये महाराष्ट्र का एरिया है। ये क्या है, ये राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र। और जो पेंच टाइगर रिजर्व है यहाँ पर देखने को मिलता है, इस प्रकार से जो है पेंच टाइगर रिजर्व पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है तो आप बताएंगे कि सिवनी और छिंदवाड़ा में जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। जो संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान हमारा हुआ करता था, कौन सा, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आधा हिस्सा जो है सीधी जिले में पड़ता है और आधा हिस्सा जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। मध्य प्रदेश और यूपी में अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय क्या, नेशनल राष्ट्रीय जो चंबल राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश राजस्थान में हो जाएगा आपका चंबल राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, अभ्यारण्य, उद्यान नहीं मतलब अभ्यारण्य है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसको देखिएगा, ये सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से जो कौन सी नदी गुजरती है तो पेंच नदी गुजरती है। यह जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, 1992 में जो है शामिल किया गया था। रूडयार्ड है या रूपयार्ड है, रूडयार्ड किपलिंग, मतलब एक ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अपनी यहाँ पर खूब अध्ययन रिसर्च किया हुआ था और एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम था जंगल बुक, जो है इसी पर आधारित है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी ये क्या है, योजना है, आई थिंक 1972 या 6 की योजना है। ठीक है, 1972 या 6 की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। देखिएगा ये कुल मिलाकर के ऐसी योजना है कि जो गांव के जो सभी लोग होते हैं, यानी कि समाज होता है, समुदाय होता है, उन सभी समुदाय क्या करके मिल करके जो है मतलब वन को उपयोग करें अर्थव्यवस्था के रूप में। तो जन भागीदारी जो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी हो सके और वनों से जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका लाभ ले सकें। चलिएगा, ग्रामीण सहभागिता के लिए है, ईंधन चारा क्या करेंगे, वनों से प्राप्त करता रहेंगे और वनों को जो है सुरक्षा कर रहेंगे, साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, वन दबाव को क्या करेंगे, कम करेंगे, सतत विकास होगा इससे, ये कोई खास नहीं है। चलिए अब जो है ये हमारे क्या हो जाते हैं, एमपी जियोग्राफी के क्वेश्चन हो जाते हैं। भाई आवाज नहीं चेक किया यार, कुछ ऐसा तो नहीं मामला, जस्ट मिनट रुकेंगे। हेलो, चलिए ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, 1 सेकंड का और भाई समय देंगे। पानी की बहुत, जस्ट मिनट रुकिए। चलिए, तो प्रश्न है अपना, अब जो है यूनिट ये 5वें नंबर की यूनिट आ चुकी है और उस 5वें नंबर की यूनिट में जो हमारा वो है, तो उसमें अपन जो हम करने वाले हैं वो होगी इंडियन पॉलिटी जो है। भाई इसमें इतने ही कलर हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कलर नहीं आ रहे। चलिएगा कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत जो है किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ट्यूंट होता है क्या भाई, कॉन्स्टिट्यूट होता है, असेंबली यानी कि संविधान सभा वाज फॉर्मेड अंडर व्हिच प्लान, किस योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया था, आप क्या बताएंगे। जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में क्या आई थी, ये भारत में आई हुई थी और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसने जो है क्या किया था, इसने कहा था कि प्रत्येक जो है 10 लाख, कितनी, प्रत्येक 10 लाख सदस्य संख्या से क्या करेंगे हम, एक सदस्य जो है संविधान सभा में क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो भारत में उस समय पर कुल जनसंख्या कितनी थी, 39 करोड़ जो है जनसंख्या थी। अगर 10 लाख से एक सदस्य निकाला जाए तो 39 लाख जनसंख्या से कुल मिलाकर के
389 सदस्य जो है निकाले गए थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका जवाब क्या होगा? 389 सदस्य जो हमें देखने को मिल जाते हैं। एक कैबिनेट मिशन जो है कितने सदस्य थे? कुल 3 सदस्य थे। माउंटबेटन योजना की अगर बात की जाए, आपसे पूछे कि भारत की आज़ादी जो है किस योजना के तहत दी गई थी, तो माउंटबेटन योजना के तहत। साइमन कमीशन आपका 1928 में आया हुआ था भारत में। और बात करें बेबेल योजना, यह जो है कब की है? 1945 में बेबेल योजना लाई गई थी, दोनों को क्या करने के लिए? मुस्लिम लीग और भारत के कांग्रेस के मध्य समझौता के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपसे पूछे जो कैबिनेट मिशन था कब आया हुआ था? 1946 में। कुल कितने सदस्य थे जो मतलब संविधान सभा में? तो आप क्या बताएंगे? 389 सदस्य थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ध्यान रखिएगा, जो ये 389 सदस्य जो संविधान सभा में चुन करके आए थे ना, तो इनका कैसे चुने गए थे? क्या इनका चुनाव हुआ था? ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था? जो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र था, यहाँ पर जो क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पर जो है निर्वाचन हुआ था। और जो देसी रियासत वाला क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था? देसी रियासत वाला क्षेत्र था। यहाँ पर क्या किया गया था? जो राजा महाराजा थे सीधे उनको क्या कर दिया गया था? नियुक्त कर दिया गया था देसी रियासत क्षेत्र। लेकिन निर्वाचन फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है। एक निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। एक निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो क्या होता है कि जनता सीधे क्या करती है? वोट डालती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है? जनता द्वारा चुने गए लोग ही क्या करते हैं? अपने नेता को डिसाइड कर लेते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में जो है विधायक को हम क्या करते हैं? सीधे चुनते हैं और सांसदों को चुनते हैं। लेकिन जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों अर्थात संसद और विधायकों के द्वारा होता है। हमारे द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चयन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से संविधान सभा में हुआ था। जो ब्रिटिश भारत के लोग थे, जो भी 1937 के अधिनियम के तहत चुनाव किए गए थे, और उनमें जो लोग भी क्या बने थे? विधायक बने हुए थे, वो वही विधायकों ने क्या किए थे? अपने सदस्य चुन करके कहाँ पर भेजा था? संविधान सभा में भेजा हुआ था। तो कोई पूछे कैसा चुनाव हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। देशी रियासतों में क्या किए गए थे? नियुक्त किए गए थे। तो ये हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या किए गए थे? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में। तो देशी रियासतों में तो क्या हुआ? पूरा सिस्टम अपन ने समझ लिया। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में क्या किया गया था? संविधान सभा की क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1947। क्या डेट है? कोई डेट नहीं है ऐसी इंपॉर्टेंट। अगर 22 जनवरी कर देता, 15 अगस्त 1947 को क्या हुई थी? भारत को ध्यान रखिएगा आज़ादी प्राप्त हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का क्या किया गया था? संविधान लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा के अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर के दिन क्या किए गए थे? चुने गए थे। नई दिल्ली में क्या होती थी? संविधान सभा की जो है बैठकें होती थी। मुस्लिम लीग जो क्या थी? अनुपस्थित थी। ध्यान रखिएगा, ये जो है इसने भाग नहीं लिया था। तभी तो विंस्टन चर्चिल कहता है कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो संविधान निर्माण का कार्य जो है, प्रारंभ करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ये संविधान सभा द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा ही यह कार्य किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। पूछे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, भाई बार बार पिन तो चेंज करना पड़ता है। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो ये मिस्टर पीटी नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ध्यान रखिएगा कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया है। तुरंत इसको स्वीकार नहीं किया गया था। दो व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक का नाम था एम आर जयकर साहब और भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इनके द्वारा जो है क्या किया गया था? इस प्रस्ताव पर विरोध जताया गया था। बाद में यही प्रस्ताव क्या किया गया? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? इसे स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 5 नंबर में मेंस में प्रश्न पूछा जा चुका है। संविधान का मूलभूत जो हिस्सा था, इसी के आधार पर संविधान की रचना की जानी थी। अंबेडकर साहब जो है, ये देखेंगे अभी आगे चल करके सभी प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना का आधार क्या है? जो वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को जो है उद्देशिका भी कह दिया जाता है।
संप्रभुता की इसमें बात की गई थी, लोकतंत्र की, मौलिक अधिकारों की और समानता की भी जो है इसमें बात की गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 को क्या की गई थी? प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। 30 अगस्त की तारीख के दिन क्या किया गया था? इनके अध्यक्ष का जो है चयन किया गया था, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कुल 1+6 सदस्य थे। एक तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और एक मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य हो जाएंगे। बाकी सब कृष्ण जी के अन्य नाम थे। ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगर, डीपी खेतान, कृष्णामचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ऐसे जो है कृष्ण जी के नाम ही जो है आपको याद है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये क्या थे? सदस्य थे। खास बात जो इससे पूछा जाता है, अन्य नाम को लेकर के भी प्रश्न आता है तो इसे क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। पांडुलेखन समिति भी जो है प्रारूप समिति को कहा जाता है। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कह देते हैं इसी को? ड्राफ्टिंग कमेटी भी जो है इसी को कहा जाता है। इसी को जो है मसौदा समिति भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, कौन सी समिति? मसौदा समिति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न पूछे तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को, कुल 7 सदस्य हो जाएंगे। विधिक विशेषज्ञ थे। संविधान का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को या प्रारूप समिति को कह सकते हैं। सामाजिक न्याय का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो देखिए संविधान जो है खूब चर्चा की गई और संविधान बनाने में जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए उन सभी के कार्य जो है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के रेडी हो जाता है। अगर मैं पढ़ता हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो 26 नवंबर 1949 की डेट हमें देखने को मिलती है। उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को क्या भूल गया मुझे, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य मानते हुए यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता प्रदान करते हुए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो क्या पूछ रहा है? अंगीकृत, तो डेट यहाँ पर ये लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान का एक आंशिक हिस्सा लागू किया गया था। कौन सा हिस्सा? आंशिक हिस्सा। मात्र जो है भारतीय संविधान के 1+15 आर्टिकल लागू किए गए थे, अर्थात कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। ठीक है, कुल 15 आर्टिकल लागू किए गए थे और जिस आर्टिकल में यह उल्लेख किया गया था कि पूरा बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो है 26 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को जो है यादगार बना रखा था। याद करो, जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया हुआ था 1930 में। ठीक है, तो आंशिक रूप से पूछे तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। जब पूछे पूर्ण रूप से जो है भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। लेकिन जब तक ऐसा कुछ ना पूछे कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तब तक आपका जवाब 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत की आजादी हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, पूरी तरीके से लागू हुआ था क्या बात करता भाई, गलत तो नहीं बता दिया मैंने? 26 नवंबर 1949 सही है। देखिए, पूरी तरीके से लागू होने के लिए कहे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। देखिए, जब संविधान बनकर के रेडी हुआ था तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों में। इनमें से जो प्रथम व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किया था उनका नाम था पंडित नेहरू साहब, जो है पहले व्यक्ति थे। सबसे अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका संविधान है? तो आप क्या कहेंगे? भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रस्तावना उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है, या उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कह देते हैं? प्रस्तावना कह देते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 प्रश्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो हम लेते हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था से प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है GSGDP। आज जो है हम इसी की क्लास करने वाले हैं, ये आपको शब्द समझ में आ जाएंगे।
तो मुख्यतः किस क्षेत्र पर आधारित है? तो देखिएगा किसी भी अर्थव्यवस्था का जो जितना भी पूरा उत्पादन होता है, देखिएगा जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, भारत देश है। ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम जो है सभी लोग रहते हैं। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर वहाँ के लोगों द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन का जितना मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहा जाता है। चूंकि ये एस शब्द जो है स्टेट को बताता है, तो मध्य प्रदेश के लिए हो जाएगा। अब किसी भी क्षेत्र की जीडीपी होती है, वहां पर जो है मुख्यतः 3 क्षेत्रों का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? 3 क्षेत्रों का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्टरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर में जहां प्राकृतिक चीजें शामिल होती है, मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, वन शामिल होते हैं। इसमें जो है द्वितीय क्षेत्र में उद्योग शामिल होते हैं और तृतीय क्षेत्र में जो है सर्विस सेक्टर शामिल होता है, सेवा क्षेत्र शामिल होता है। तो क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? क्या आप बता सकते हैं किसका होगा? तो सबसे ज्यादा योगदान हमें जो है कृषि का देखने को मिल जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं। द्वितीय क्षेत्रों का अगर मुझे देखिए एग्जैक्ट डाटा तो अभी थोड़ा सा याद करना संभव है असंभव है, लगभग 36% या 42% के समथिंग योगदान है कृषि का, 36% सेवा क्षेत्र और 24% जो है उद्योग क्षेत्र का योगदान है। चलिए देख लेते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो कैसी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए सबसे ज्यादा योगदान क्या है, कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश को अगर देखेंगे सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी है और पूरे भारत में क्या है, इसका प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। भाई साहब सोया प्रदेश का मतलब ये कभी भी नहीं है कि मध्य प्रदेश सोया ही हुआ है, ठीक है। शुरुआत में तैयारी करोगे तो सोया प्रदेश क्या होता है, सोया प्रदेश का मतलब होता है कि सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान। गेहूं का प्रमुख उत्पादक है जो है इसका, देखिए दूसरा स्थान आता है गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का। अभी ये डाटा जो है अर्थव्यवस्था में पढ़ाने को सोच नहीं रहा था, लेकिन भाई प्रश्न है तो क्या करेंगे, अपन ले रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का डाटा जो है भाई नया डाटा आएगा उसमें जो है अपन ज्यादा तरीके से कंफर्म कर पाएंगे। अभी जो है बदल जाता है डाटा, फिर बाद में बहुत दिक्कत होता है। तो ठीक है, लेकिन करते जाते हैं कुछ भी। मैं अभी श्योरिटी नहीं देता कि आप जो है 2026 का डाटा लेकर के आ जाएंगे फिर कहेंगे कि आपने ये गलत बताया हुआ। तो मेरे पास में जो डाटा है दिमाग में पुराना डाटा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है आर्थिक सर्वेक्षण आया नहीं हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स से पहले आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, तो अपन जो है कर लेंगे। सिंचाई का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। ग्रामीण आबादी अधिक है, इसलिए क्या है भाई, वो सभी लोग किसानी में लगे हुए हैं, तो उनका ज्यादा योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान है? इन विच क्रॉप्स डज एमपी रैंक फर्स्ट नेशनली? मतलब मध्य प्रदेश का जो किसके मामले में, गेहूं में क्या हो जाएगा, गेहूं के मामले में दूसरा स्थान हो जाएगा। चावल में क्या हो जाएगा, चावल में तो भाई पहले पश्चिम बंगाल तेलंगाना रहने दीजिएगा, ठीक है। तो सोयाबीन के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है, कपास के उत्पादन में भी नहीं है, गेहूं में दूसरा है। बाकी अगर जिलों की मैं बात करूं तो सोयाबीन का उत्पादन जो है कहाँ से शुरू होता है, ध्यान रखेंगे देवास जिले से जो है सोयाबीन का उत्पादन शुरू होता है। प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है कि सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, देवास से। कपास अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में जो है कपास का उत्पादन होता है। गेहूं की अगर बात करेंगे, अगर मैं विशेषतरी जिला की बात करूं किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं निकलता है, तो आप क्या बताएंगे, होशंगाबाद में जो है सबसे ज्यादा गेहूं में जो है अग्रणी स्थान है। चावल में अगर बात करेंगे तो चावल जो है मुख्यतः बालाघाट जिले जो है चावल में क्या है, अग्रणी जिला है। बड़वानी में जो है अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, मालवा निमाड़ क्षेत्र में सोयाबीन निकलता है। तिलहन अर्थव्यवस्था है, मतलब जो सोयाबीन क्या होता है, तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। कृषि में जो है क्या है, निर्यात कर देते हैं सोयाबीन का, दूसरी जगह भेज देते हैं। एमएसपी का भी प्रभाव इसमें देखना जाता है। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है, इसे किसानों को दिया जाता है। अगर आपने कभी, हमारे गांव साइड में तो नहीं लागू होता है, पता ही नहीं किसी को एमएसपी क्या होता है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख गलियारा कौन सा है? मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे औद्योगिक विकास के लिए जो प्रमुख गलियारा है वो कौन सा है, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या नाम है इसका, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मैं थोड़ा सा भारत का मानचित्र अगर बनाऊंगा तभी चीजें आपको क्लियरिटी तरीके से क्या आएंगी, समझ में आएंगी। चलिए ये बनाया हमने भारत, ये देखिएगा कितना अच्छा बना दिया है, कोई हंसेगा नहीं। बीच में हमारा क्या है, यहाँ पर जो है कौन सा प्रदेश देखने को मिलता है, ये मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है, ठीक है। या दूर बना दिया, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पर जो है एक शहर पड़ता है इस प्रकार से, भाई तुम क्या बात है,
यहाँ पर जो है एक शहर पड़ता है और इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम है, आप कहेंगे मुंबई। कौन सा? मुंबई। और इधर जो है एक शहर पड़ता है, इस शहर का नाम क्या है? दिल्ली। अब यहाँ से दिल्ली और मुंबई को जो है जोड़ने के लिए इस प्रकार से जो है कॉरिडोर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कॉरिडोर, यानी कि एक बहुत बड़ा औद्योगिक गलियारा बनाया गया है। तो ये गलियारा कहाँ से गुजरेगा? मध्य प्रदेश से गुजरेगा ना। यही प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख गलियारा कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। चलिए, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है ये यहाँ से गुजरता है। ये मध्य प्रदेश के जो है पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और ये इससे क्या होगा? एमएसएमई का विकास होगा। एमएसएमई मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। लॉजिस्टिक का विकास होगा, निवेश नीति का विकास होगा। मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक खनिज राजस्व किससे प्राप्त होता है? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें ना, मध्य प्रदेश में बात करें तो लगभग 23 प्रकार के जो है यहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है 23 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है एक खनिज है जिसका नाम है कोयला। क्या नाम है? कोयला निकलता है मध्य प्रदेश में। तांबा मुख्यतः से निकलता है। मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में निकलता है। इसके अलावा जो है हीरा निकलता है। हीरा निकलता है। और अगर बात करेंगे, बहुत सारे खनिज निकलते हैं। रॉक फॉस्फेट में जो है रॉक फॉस्फेट में जो है दूसरा स्थान है, रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। और बात करें तो बहुत से हैं भाई, संगमरमर भी है यहाँ पर, स्लेट भी है। तो ये जो है मुख्यतः क्या है? ये मध्य प्रदेश में खनिज है। इनमें से अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि राजस्व जो है किस खनिज से प्राप्त होता है, तो वो जो है कोयला से सबसे ज़्यादा राजस्व जो है प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कोयला जो है 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक है विंध्यन कोयला क्षेत्र। कौन सा कोयला क्षेत्र? विंध्यन क्षेत्र, विंध्यन कोयला क्षेत्र। और एक कोयला क्षेत्र जिसका नाम है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में देखेंगे आप तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में एक कोयला क्षेत्र है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, जो कि बैतूल जिला में पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है तवा घाटी कोयला क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तवा घाटी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, कानन घाटी कोयला क्षेत्र और पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, ये सतपुड़ा में आते हैं। इधर जो है आपको देखने को मिल जाएगा सिंगरौली कोयला क्षेत्र। कौन सा? सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सुहागपुर कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र और जो है सुहागपुर कोयला क्षेत्र। और इसके अलावा उमरिया कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र और एक कोयला क्षेत्र जिसका नाम है क्या? जोहिला कोयला क्षेत्र। ये 4 कोयला क्षेत्र जो हैं ये, तो ये मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों का वर्गीकरण है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, एक विंध्यन कोयला क्षेत्र। इसमें जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में जो है सबसे मोटी परत पाई जाती है। चलिएगा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र तो ये कहाँ पड़ जाएगा? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पड़ जाएगा। सबसे मोटी परत जो है यहीं पर देखने को मिलती है। ताप विद्युत जो है, जब हम ताप से क्या करते हैं? विद्युत का निर्माण करते हैं। ताप विद्युत में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम कोयला का ही जो है ताप विद्युत में प्रयोग करते हैं। ऊर्जा मतलब राज्य में जो है ऊर्जा का क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला ही है। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में खनिज नीति, खनिज नीति की अगर बात करें तो 1995 में जो मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति आई हुई थी, फर्स्ट खनिज नीति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का मानव विकास सूचकांक अपेक्षाकृत कम होने का मुख्य कारण क्या है? भाई औद्योगिक कमी तो वो तो है ही, लेकिन ये का मानव विकास सूचकांक ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो जैसे शिक्षा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। तो उद्योगों का संबंध शिक्षा से कोई नहीं है, जनसंख्या घनत्व तो नहीं है, शहरी स्वास्थ्य और जो है शिक्षा संकेतक हो जाएंगे, जिसके अच्छी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, शिक्षा व्यवस्था नहीं, इसलिए एचडीआई में जो है मध्य प्रदेश की रैंक कम हो जाती है। तो देखिएगा, एंड ये अगर पूछे ना कि आपसे कि एचडीआई सूचकांक जो है विश्व में किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? यूएनडीपी द्वारा जो है जारी किया जाता है। और भारत में कौन करेगा भाई? नीति आयोग ये काम करेगा। शिक्षा की दर मध्य प्रदेश में कम है, मातृ मृत्यु दर भी कम है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। शिक्षा की दर क्या है? कम है। ये क्या है? ज्यादा है, लगभग 43 के आसपास है मातृ मृत्यु दर। ये भी क्या है? शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। स्वास्थ्य को बताता है कि स्वास्थ्य स्थिति हमारे यहाँ पर कैसी है। पोषण स्तर भी जो क्या है? कमी देखने को मिलती है। अभी भाई क्या थी ये एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा था, पिछली साल की थी, कि
60% लोगों को क्या है, इनीमिया है। मतलब कि हर 10 लोगों में से 6 लोग जो है क्या है, इनीमिया से पीड़ित हैं, मतलब उनके अंदर खून की कमी है। चिंता मत करिएगा, अपने आसपास देखिएगा 10 लोगों को, उनमें से 6 लोग जो है कुपोषित बैठे हुए हैं। ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो नीति आयोग द्वारा क्या किया जाता है, ये HDI रिपोर्ट जो है भारत में जारी की जाती है। आगे बात करते हैं, जैव विविधता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉल्स अंडर विच ब्रांच। तो क्या बताएंगे भाई, वर्ग की में क्या किया जाता है, जीवों का नामकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी में। और वर्ग की को जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए, कैरोलस लीनियस साहब को जो क्या कहा जाता है, कैरोलस लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्हें क्या कहते हैं। साइंस से क्वेश्चन आ गए भाई, ये पहले यूनिट में लिखा हुआ है ना, विज्ञान की मूलभूत शाखाएं, उन्हीं से प्रश्न है ये। तो कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नामकरण की द्विनाम पद्धति दी हुई थी। लीनियस द्वारा ही क्या दी गई थी, द्विनाम पद्धति दी गई थी। और इसी पद्धति में बताया गया था किसी भी जीव का पहला नाम क्या करेगा, उसके वंश को बताएगा, और दूसरा नाम जो उसकी जाति को बताएगा, जैसे कि होमो सैपियंस। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रेगर जो जॉन मेंडल साहब थे, ग्रेगर मेंडल, उन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री से नहीं भाई, इसमें पारिस्थितिकी जो है आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी में इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो आप क्या बताएंगे, अर्नेस्ट हैकल साहब जो है सबसे पहले ये प्रयोग किया हुआ था इकोलॉजी शब्द का। देखते हैं, अगर आपसे पूछे क्या कि परितंत्र शब्द का सबसे पहले, परितंत्र कहें या परिस्थितिक तंत्र कहें, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, AG टेंसले द्वारा क्या किया गया था, परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल किसे कहते हैं भाई, देखिएगा ये क्या है, वायुमंडल है। कौन सा मंडल है, ये वायुमंडल है। और ये क्या है, मान लीजिए जलमंडल है, समुद्र वाला क्षेत्र है, जलमंडल है। और इधर क्या है, ये मान लेते हैं वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल है, स्थलमंडल भी कह सकते हैं। तो वो क्षेत्र, अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला वो क्षेत्र है जहाँ पर जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, थलमंडल है। जहाँ जल थल वायु तीनों होती हैं तो वहाँ क्या होता है, जीवन, कोई भी जीव जो है क्या कर सकता है, अपना जीवन जी सकता है। वह मंडल जहाँ पर व्यक्ति जीवन जी सकता है उसी को जैव मंडल कहते हैं। क्या आप जो है जहाँ पर जीवन जीते हैं आपको वहाँ पर पानी भी मिल जाता है, हवा भी मिल जाती है, रहने को आवास भी मिल जाता है, तो ये क्या होता है, जैव मंडल होता है। देखिएगा खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो खाद्य श्रृंखला यही होती है भाई कि जैसे ये देखते हैं ना, यहाँ पे पेड़ होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य से ऊर्जा बनती है, तो क्या होते हैं, उसको पेड़ खा लेते हैं, मतलब पेड़ पौधों में ऊर्जा जाती है। पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, हिरण खाते हैं या शाकाहारी जंतु खाते हैं। और इनको कौन खाते हैं, मांसाहारी जंतु खाते हैं। तो भोजन के लिए जो क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और जैव विविधता से क्या होता है, जैव संरक्षण होता है। और पर्यावरण का अध्ययन भी जो है क्या किया जाता है, जैव विविधता में किया जाता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिएगा जो 1687 में एक पुस्तक लिखी गई थी न्यूटन द्वारा, उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है, प्रिंसिपिया जो है नाम की पुस्तक है। इसमें न्यूटन क्या देता है, 3 नियम बताता है गति के, 3 नियम देता है कि किसी भी वस्तु की गति के संदर्भ में 3 नियम दिए हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के 3 नियम कहा जाता है। उनमें से जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम जो है इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसको देखिए समझने की अगर थोड़ा सा बात करें, जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है जड़ता, जड़ है, मतलब कोई भी चीज अपने मूल रूप में, जड़ रूप में बना रहना चाहती है, नहीं समझे, कोई भी चीज अपने मूल रूप में बनी रहना चाहती है, जड़ रूप में जो है बनी रहना चाहती है। और जब तक कि उसमें क्या ना किया जाए, कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, तब तक वह वस्तु क्या करती है, मतलब परिवर्तन नहीं चाहती है। मतलब इसका ये है कि प्राकृतिक रूप से प्रत्येक वस्तु जो है अपने मूल स्वभाव में बना रहना चाहती है। अब आप ही हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो जिस कार्य में आप क्या है कर रहे हैं उसी में करने में जो है आपका उचित समझ रहे होंगे, क्यों परिवर्तन नहीं आप करना चाह रहे हो। तो ऐसे जो है प्रकृति की हर वस्तु होती है, ऐसे यही न्यूटन कहता है कि प्रकृति की जो है प्रत्येक वस्तु अपने किस में, मूल रूप में बने रहना चाहती है। अगर जो क्या करते हैं आप उसमें परिवर्तन करते हैं तो उसका क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है।
अब देखना, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे मतलब बैठे होते हैं, सीट में आप बैठे रहते हैं, तो जब आप बैठे रहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आपका शरीर जो है अपनी मूल रूप में बैठा ही रहना चाहता है। लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है तो फिर क्या लगता है आपको, धक्का लगता है, कई बार जो है आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो जो है बल लगा, उसमें जो है गति आगे बढ़ी तो शरीर का जो है हिस्सा बल पीछे की ओर लगा हुआ है। तो यही है भाई जड़त्व का नियम, जो है सिंपल सा आप याद कर सकते हैं। अब ज़्यादा मैं उदाहरण के साथ में यहाँ पर 3D एग्जाम्पल लेकर के आता तो समझ में आ जाता। मैं अगर नियम बताऊं तो इसका न्यूटन गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपने जिस रूप में है उसी रूप में, उसी अवस्था में बनाई रहना चाहती है जब तक कि उस पर में बाह्य बल नहीं लगाया जाए। रख दीजिएगा अपना मोबाइल जो है टेबल पर रख दीजिएगा, उसका कोई नहीं उठाएगा तो वहीं रखा रहेगा, जब आप उठाएंगे तभी तो हटेगा ना। उठाना क्या हो गया, बल लगाने के बराबर है। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। बल का मात्रक बताइएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सब में जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही कहते हैं। बल की अनुपस्थिति होती है, क्या होती है? बल की अनुपस्थिति में प्रत्येक वस्तु जो है अपनी जड़ता में रहता है। जब उसमें बल उपस्थित कर दिया जाता है तब क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। शास्त्रीय यांत्रिकी है, गति की अवस्था आधारभूत भौतिकी की है। ठीक है, कोई मतलब की नहीं है। देखिएगा ये क्या होता है ना भाई, ये स्लाइड जो है मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। ठीक है, वही क्वेश्चन बस जो है मैंने बनाए हुए थे, तो कहा हुआ था कि भाई फैक्ट जो है अच्छे से डाल देना, 5-5 फैक्ट। उतना कहा, जब तक आप जो है नहीं इनबिल्ट होंगे, अच्छे से अनुभव नहीं देंगे अपना, तब तक कहाँ आपके मन का होगा। हो सकता है अच्छा हो, चलिए, लेकिन अपन व्याख्या से जो है बना लेंगे चीजें। डीएनए की द्विकुंडलित यानी कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इस संरचना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो आप क्या बताएंगे कि हु प्रोपोज्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो डीएनए की जो ऐसी संरचना होती है ना, ये दोहरी संरचना इस प्रकार से होती है, तो इसे क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। वाटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया हुआ था। मेंडल जो है क्या दिए हुए थे? अनुवांशिकी के, इन्होंने अनुवांशिकी के कितने नियम दिए थे? अनुवांशिकी के 3 नियम जो है दिए हुए थे। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक। डीएनए का जो है, इसमें ध्यान रखिएगा, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है। डीएनए की खोज जो है 1953 में की गई थी। ये क्या होते हैं? डीएनए जो होते हैं आनुवांशिक सूचना के वाहक होते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में इनका क्या किया था? प्रयोग किया जाता है। डीएनए की खोज के लिए क्या दिया गया था? वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न देते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है? तो विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस? तो क्या करेंगे भाई? थर्मामीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे तापमान मापने के लिए जो क्या किया था? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। लिटमस पेपर का उपयोग जो है अम्ल और क्षारीय माध्यम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जब आप क्या है, और लिटमस पेपर पता है किससे बनाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, जो लाइकेन का जो है आपने नाम सुना हुआ है, उसी से क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन से बनता है। और लिटमस पेपर को क्या होते हैं, ये नीले को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? जो अम्ल होते हैं वो लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो यही क्या होता है पहचान। तो बैरोमीटर से किसका मापन करते हैं? तो आप कहेंगे दाब का मापन करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाल नीला परिवर्तन करते हैं। पीएच की अवधारणा की अगर बात की जाए, पीएच की अवधारणा पर जो है क्या करता है? लिटमस पेपर कार्य करता है। और पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण। चलिए हटाइए, इफेक्ट नहीं अब करेंगे, मतलब अगली क्लास से करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू किससे संबंधित है? भौतिक की नियम से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन द्वारा जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया था। क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? कि जो ऊर्जा है, संसार की ऊर्जा है, तो ये क्या कहता है कि ना तो इसे क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। तो कविता आपने सुनी है क्या? वो कृष्ण जी की जो कविता है कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी कर मुझी में आते हैं,
नर है तो अकाल देख, ऐसे मतलब बहुत बड़ी कविता है। तो सब लौट मुझी में आते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं। क्या मतलब है भाई? ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती, ना ही ऊर्जा समाप्त की जा सकती है। तो यही तो क्या है, समझने का तरीका है। तो ऊर्जा अर्थात क्या है, विश्व की पूरी जो ऊर्जा है संरक्षित है। क्या है, विश्व की पूरी ऊर्जा जो क्या है संरक्षित, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए मैं एक उदाहरण से जो है आपको सिद्ध करता हूँ चीजें, समय लगने दीजिएगा। चलिए, ऊर्जा जो है संसार में क्या है, स्थिर है। आप जो है सबसे पहले क्या हुआ, आपका जन्म हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले जो है एक व्यक्ति का या किसी का मान लीजिए जन्म होता है। अब जन्म के बाद क्या किया, हर व्यक्ति क्या करता है, ऊर्जा लेता है। क्या करता है हर व्यक्ति, ऊर्जा के लिए क्या करता है, आप बड़े हो गए, ऊर्जा के लिए आप क्या करते हैं, खाना खाएंगे। लेकिन आप ऊर्जा को जो है शरीर में संरक्षित नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ क्या करेंगे, आप काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। काम क्या किया आपने, काम किया जाकर के, चूंकि मैं यहाँ संबंधित हूँ तो मुझे यहाँ के उदाहरण अच्छे लगते हैं। खेतों में आपने काम किया। क्या किया आपने, जाकर के खेतों में काम किया। आपने घर में खाना खाया, शरीर में आपकी ऊर्जा पहुंची। चलिए थोड़ा सा और जो है रहने दीजिए यहीं से। तो आपने क्या किया, खेतों में काम किया। ठीक है, खेतों में काम किया और आपने ऊर्जा किस में लगाई, आपने जो है मतलब फसल में लगाई। फसल में लगाई तो फसल में जब ऊर्जा पहुंच गई, आपकी ऊर्जा कहाँ पहुंच गई, फसल में। अब उसको जो है फिर क्या निकलेगा, गेहूं निकलेगा उसमें। तो फिर गेहूं को क्या करेंगे, कोई और खा लेगा, तो आपकी ऊर्जा क्या चलेगी, दूसरी जगह चली गई। अब जो है कहोगे फिर तो गेहूं के साथ में जो भूसा भी है, उसमें भी जो कुछ ऊर्जा चली गई होगी। तो भूसा को किसने खाया, पशुओं ने खाया। पशुओं खाया ना, फिर पशुओं ने कहाँ पर काम किया, खेतों में काम किया। या फिर पशुओं से आपने क्या किया, दूध निकाला। दूध किसने खाया, इंसान ने खाया। मतलब जीवन भर इंसान जो है ऊर्जा खाता रहा। अब जो है इंसान क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, वो मर गया, मतलब डेथ हो गई उसकी। ठीक है, डेथ हो गई तो प्रकृति ने कहा बेटा रुक जा, कुछ ऊर्जा मेरी तूने खाई हुई है, वो ऊर्जा निकाल करके जा। अब वो भाई डेथ हो चुकी है, मुर्दा कैसे ऊर्जा निकाल सकता, तो फिर क्या किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो जलाने के बाद में क्या होता है, उसकी शरीर की ऊर्जा जो है ताप ऊर्जा के रूप में कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। जिसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन जो पुनः जो है पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या पाया जाता है, राइजोबियम। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन क्या करता है, मृदा में लाता है। मृदा से फिर वो कहाँ चली जाती है, पौधों में चली जाती है। फिर पौधे को कौन खाता है, पशु खाते हैं। पशुओं से क्या बनता है, गोबर बनता है। गोबर फिर कहाँ पहुंचता है, खेतों में पहुंचता है। ये सिस्टम चलता रहता है भाई। ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, मतलब समाप्त किया जा सकता है। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आपने देखा होगा प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। सौर सेल लगा दीजिए तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, मोटर फिट कर दीजिए तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। जनरेटर फिट कर दीजिए तो यही यांत्रिक ऊर्जा फिर से विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, और जो आप खाना खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं तो ये जैविक ऊर्जा होती है, शारीरिक ऊर्जा होती है। और काम करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, फिर वही जब आप मतलब डेथ हो जाती है, पौधों की डेथ हो जाती है, तो वो सब जब हजारों साल तक जमीन में गड़े रहते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं, बाद में पेट्रोलियम बन जाते हैं, तो जीवाश्म ऊर्जा बन जाती है, कोयला बन जाते हैं। तो फिर वही से जला करके क्या करते हैं, विद्युत बनाते हैं फिर से। समझ रहे हैं ना चक्र को इसके, यही चक्र चलता रहता है। तो ये सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ऊर्जा न नष्ट होती है, ना ही उत्पन्न होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष है दो, भाई समय कितना हो गया, ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यार, एक बार फटाफट करते हैं, वरना जो है क्लास 2 घंटे 3 घंटे की हो जाएगी। एक घंटा 28 मिनट अपन ले चुके हैं। चलिए 15 मिनट में अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश की कौन सी योजना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही थी। देखिएगा 2023 में पूछ रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना कब की है, ये 2007 की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये भी जो है पुरानी ही है। जननी सुरक्षा योजना जो है ये 12 अप्रैल 2005 की है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो जाएगी, ये जो है 2030 में 23 में क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी, 2023 में। सीखो कमाओ योजना, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम। इसमें क्या था कि
जो भी लोग जो एजुकेटेड लोग हैं यानी कि शिक्षित लोग हैं, जो क्या हैं शिक्षित लोग हैं, उनको क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार कैसे दिया जाएगा, पहले सरकार क्या करेगी, इनको सिखाएगी, मतलब कंपनियों में क्या करेगी, कंपनी में क्या करेगी, ये सीखने के लिए प्रेरित करेगी, सिखाएगी, ठीक है। अब सिखाने के बाद जो है शुरुआत में 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा, ये स्टाइपेंड के रूप में होगा, यानी कि ट्रेनिंग टाइप का होगा। और मतलब सीखो भी कमाओ भी, इसके बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपको कंपनियों में भेज दिया जाएगा। ये योजना है 2023 की। आगे बात करते हैं तो इससे क्या होगा, कौशल विकास युवा केंद्रित है, रोजगार की नीति, ये ऐसे हो जाएगा। चलिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिए कहाँ पर हुआ था, विच कंट्री होस्टेड है G20 समिट 2023। अब 2023 का महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारत में हुआ था भाई, ये महत्वपूर्ण है। और बात करें तो 2023 में जो है भारत में हुआ था, और इसकी जो खास बात थी तो एक इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन नाम के संगठन को क्या कर दिया गया था, भारत की अध्यक्षता में शामिल किया गया था। तो अब जो है G20 में 20 सदस्य नहीं, कितने हो गए हैं, 21 सदस्य जो है हो चुके हैं। और 2025 में जो है कहाँ पर हुई है, अभी हाल ही में जो है कहाँ पर हुई है, ब्राजील में जो है ये बैठक है। ब्राजील में तो भाई 2024 में हुई थी, क्या हुई थी, 2024 में कहाँ पर हुई थी, ब्राजील में हुई थी। और 2025 में कहाँ पर होगी ये, इंडोनेशिया में हुई होगी अभी जो है। चलिए करंट अफेयर में से देखेंगे। तो जो भारत में बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में मुख्य बैठक हुई थी। थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम की जो क्या थी, उसकी थीम थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था से भारत को जोड़ा गया था, विकासशील देश जो है इसमें शामिल हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो सड़क अवसंरचना के सुधार से संबंधित है भारतमाला परियोजना। इसमें जो है क्या किए जाएंगे, हाईवे अच्छे से बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, सीमा सड़क जो है मजबूत किए जाएंगे। कॉप 28 सम्मेलन किस विषय से संबंधित है, देखिए जो कॉप होते हैं तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित होते हैं। UNFCC, क्या नाम है, UNFCCC, इस संस्था का गठन जो है कब किया गया था, 1992 में किया गया था, जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसी संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया जाता है। उसी बैठक को क्या कहा जाता है, कॉप कहा जाता है। कॉप का मतलब होता है क्या, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ, क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ऐसे कई कॉप आयोजित किए गए थे। आपसे पूछे प्रथम कॉप जो है 1996 में इसका आयोजित किया गया था, कहाँ पर, जर्मनी में जो है प्रथम कॉप आयोजित किया गया था। कॉप 21 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉप 21 जो है ये 2015 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर, इसमें जो है पेरिस समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। पेरिस समझौता किसमें हुआ था, ये प्रश्न आ जाता है तो आप क्या बताएंगे, कॉप 21 में हुआ था। और कॉप 28 जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये आपका जो हुआ है कॉप 28 जो है शेख उल शर्मशार में हुआ है, जो कि मिस्र देश में पड़ता है, ठीक है। अभी कॉप 29 चल रहा होगा। तो किस संस्था द्वारा किए जाते हैं ये, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कार्बन उत्सर्जन पर भी कंट्रोल करती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है ये क्या करता है, कार्बन जो है ये जलवायु परिवर्तन को बाधित करता है, तो उस पर जो है नियंत्रण करने का जो है यह क्या करते हैं, कार्य करते हैं सम्मेलन में। वैश्विक ताप को जो है नियंत्रित करते हैं, जलवायु वित्त की व्यवस्था करते हैं। पेरिस समझौता ध्यान रखिएगा कॉप 21 में जो है हुआ था। ब्रिक्स में नया सदस्य 2024 में कौन सा देश शामिल हुआ था, तो ब्रिक्स क्या है, एक संगठन का नाम है, और इसमें 2024 में जो है इंडोनेशिया देश को शामिल किया गया है। ब्राजील भी इसमें शामिल है, बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से जो है इंडिया हो जाएगा, सी से जो है क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, एस से जो है साउथ अफ्रीका हो जाएगा, और इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स जो है ये क्या है, विकासशील देशों का क्या है, संगठन है। ये क्या है, विकासशील जो देश हैं, विकासशील देश जानते हैं ना, विकासशील देशों का ये क्या है, संगठन है। ये ठीक है, रहने दीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क लड्डू प्रश्न है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU CPU प्रोसेसिंग निष्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, अब देखिएगा मेमोरी को थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर जो मेमोरी होती है इसे दो भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। कौन कौन सी, एक मेमोरी जो होती है वो उसका नाम है प्राइमरी मेमोरी, और एक मेमोरी जो होती है उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी।
तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें आता है आपका, एक तो आती है रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर रजिस्टर मेमोरी आती है, एक आती है इसमें जो है कैश मेमोरी आती है, कैश, एक होती है इसमें जो है रैम मेमोरी आती है, रैम, और एक होती है रोम। ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है तो इसमें आती है सीडी, इसमें आती है डीवीडी, इसमें आती है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, इसमें आती जितनी भी कार्ड होते हैं सभी कार्ड इसी में आते हैं, चाहे वो एसडी कार्ड हो या फिर कोई और कार्ड हो, कार्ड रीडर हो या पेन ड्राइव हो, सब इसी में आ जाते हैं द्वितीयक मेमोरी में। अब देखिएगा इसमें आपसे प्रश्न आता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी, तो रजिस्टर मेमोरी ध्यान रखिएगा सबसे तेज मेमोरी है। और प्रश्न पूछा है रैम, तो कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, हार्ड डिस्क नहीं होगी, पेन ड्राइव नहीं होगी, सीडी रोम, तो ये क्या है आपका हो जाएगा, रैम जो है प्राथमिक मेमोरी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड जो है ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हमने पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके अंतर्गत आते होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के ऐप्स आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा सा जो फैक्ट लिखे हुए हैं कल से अच्छे से लाएंगे, याद थोड़ा सा पसंद नहीं है ये। इंटरनेट प्रोटोकॉल का कार्य क्या होता है, देखिए प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, जो इंटरनेट की दुनिया में क्या होते हैं, जो नियम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इन नियम का मतलब क्या होता है कि एक दिशा में, निश्चित दिशा में क्या हो सके, काम हो सके, इधर उधर जो है हमारे इंस्ट्रक्शन ना जा पाए। डेटा संग्रह करना बिल्कुल नहीं होता है, इनक्रिप्शन नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता, रूटिंग का मतलब क्या होता है, रूट प्रदान करना, दिशा प्रदान करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल में मुख्यतः ध्यान रखना 2 प्रकार के जो प्रोटोकॉल होते हैं, एक का नाम है IPv4 और एक का नाम है IPv6। इसमें से दोनों प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है। ये कितना होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है ये, और ये कितना होता है, 128 बिट का होता है। 2021 में ये प्रश्न जो है आ चुका है, और दोनों प्रश्न जो है अलग अलग परीक्षाओं में MPPC PSC में आ चुके। सिंपल सा प्रश्न आता है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है कितने बिट का होता है, 6 कितने बिट का होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। देखिए जो 0 और 1 जो होते हैं, 0 और 1, इसी को क्या कहा जाता है, द्विआधारी अंक कहा जाता है, इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, मशीन भाषा भी कंप्यूटर की कहा जाता है। आप कोई भी कंप्यूटर में कार्य कर रहे होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 के रूप में डाटा इनपुट होता है, तो कितने अंक होते हैं, कुल जो है 2 अंक होते हैं। एक क्या होता है 0 जो ऑफ को प्रदर्शित करता है, एक जो है ऑन को प्रदर्शित करता है। चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, सिंपल सा प्रश्न है, क्या हो जाएगी, भील जनजाति हो जाएगी। गोंड का दूसरा नंबर में आ जाएगा, और कोल जो है आपकी किस में आ जाएगी, तीसरे नंबर में आ जाएगी। बैगा क्या है, मध्य प्रदेश की पीबीटीज है, क्या है ये, पीबीटी है। आगे बात करते हैं, बैगा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए बैगा जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति की अगर मैं बात करूं कहाँ पर देखने को मिलती है, तो भाई इस क्षेत्र में जो है बैगा जनजाति हमें देखने को मिल जाती है, इस क्षेत्र में, ठीक है, ये वाला क्षेत्र में जो है बैगा जनजाति देखने को मिलती है। खासतौर से यहाँ कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार तो होगा नहीं, बघेलखंड तो इधर पड़ जाएगा, ये भी नहीं होगा, नर्मदा घाटी तो ऐसी पड़ती है यहाँ पर, ये भी नहीं। ठीक है, तो मैकल जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैकाल के पठार पर जो है देखने को मिल जाती है बैगा जनजाति। और बैगा जनजाति में ध्यान रखिएगा बहुत जगह पर पाई जाती है, कि डिंडोरी के बैगा जनजाति है, जो डिंडोरी के बैगा हैं उसे क्या कहा जाता है, बैगा चक कहा जाता है। क्या कहते हैं, बैगा चक कहते हैं। और जो पीबीटीज में शामिल किया गया है, इसी बैगा चक को जो है शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, विशेष पिपरी जनजाति डिंडोरी में रहती है, झूम खेती पीबीटीज, ये सब पता है आपको। कोरकू जनजाति किस पठारी क्षेत्र में निवास करती है, तो कोरकू ट्राइब इनहेबिट विच प्लेट्यू। कोरकू की बात की जा रही है, तो देखिए बुंदेलखंड तो होगा नहीं, यानी सतपुड़ा जो है आपका क्या हो जाएगा, कोरकू की पठार में सही हो जाएगा। कोरकू खासतौर से बात करें तो खंडवा क्षेत्र में जो है ज्यादातर निवास करती हैं, और यहाँ पर मालवा भी नहीं पड़ता, तो सतपुड़ा हो जाएगा। मेलघाट क्षेत्र में निवास करती हैं ये, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि वन आधारित अर्थव्यवस्था है, जनजातीय अर्थव्यवस्था है।
सहारिया जनजाति जो है मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन में क्या बात करेंगे आप? श्योपुर जिले में बात करेंगे। यहीं पर जो है सहारिया जनजाति क्या स्थित है? संग्रहालय भी जो है स्थित है। सहारिया जनजाति की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? शेर का साथी। ठीक है, शेर का साथी जो क्या होता है इसका अर्थ होता है। उत्तरी मध्य प्रदेश में जो है हमें ये देखने को मिल जाती है। नृत्य में जो है इनकी बड़ी भूमिका होती है। नृत्य जो है अपने जीवन का आधार बनाते हैं। सहारिया जनजाति का जो निवास स्थान होता है जहाँ पर ये रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। ये स्वयं को जो है खुटिया पटेल कहने में बहुत खुशी हो जाते हैं। खुटिया पटेल कहने में जो है क्या है? खुशी हो जाते हैं। दुलदुल घोड़ी और लहंगी क्या है इनके प्रमुख नृत्य? लहंगी और दुलदुल घोड़ी क्या है? दुलदुल घोड़ी जो है इनके प्रमुख नृत्य हैं। और एक जो है रागनी गायन भी इन्हीं में किया जाता है। तो इतनी चीजें हम ध्यान रखेंगे। लास्ट प्रश्न है आज का, मध्य प्रदेश की जनजातीय संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध है? देखिए छठवीं, देखिए 7वीं अनुसूची में 4 जनजातियां सूचीबद्ध हैं। सही बात कर रहा हूँ ना? 4 जनजातियां सूचीबद्ध हैं, AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें जो है विषयों का वर्णन किया गया है, मतलब विषयों का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार के पास में कौन से विषय होंगे और राज्य सरकार के पास में कौन से। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। और 5वीं अनुसूची में जो जनजातियां हो जाएंगी। ठीक है, 5वीं अनुसूची से ही संबंधित है आपका कौन सा एक्ट? पैसा एक्ट। और पैसा एक्ट किसकी सिफारिश पर लाया गया था? भूरिया समिति की जो है सिफारिश पर लाया गया था। और भूरिया समिति जो है दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में बनाई गई थी। पैसा एक्ट कब लाया गया था? तो 1996 में लाया गया था। मध्य प्रदेश में जैसे कब लागू किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? 15 नवंबर 2022 से जो है इसे लागू किया गया था। तो ये भाई अपन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। कैसे लगी क्लास बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर थोड़ी सी जो है कमी रही फैक्टों को लेकर के तो कल जो है इसमें क्या करेंगे अपन? सुधार करेंगे। समय के कारण जो है, समयाभाव के कारण जो है दूसरे से बनवाना पड़ता है। बाकी कंटेंट जो है मेरे द्वारा, जो क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा ही बनाए जाते हैं, मोबाइल में बना देता हूँ। चलिए भाई, धन्यवाद।